परफेक्ट। बेहतरीन सर, रमज़ान मुबारक सर। खैर मुबारक। चलें जी, तो फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। अच्छा, मैं रऊफ़ को सबसे पहले को होस्ट बना दूँ। अच्छा, कुछ पार्ट मैं कवर करवाऊँगा और फिर कुछ पार्ट हम रऊफ़ को कहेंगे कि हमें कुछ चीज़ें कवर करवाएँ। रऊफ़, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज़। आपको मेरी आ रही है ठीक आवाज़? बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, सबको आवाज़ अब परफेक्ट आ रही है ना? ये तो नहीं है कि स्लो आवाज़ आ रही हो? आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना, बस बेस्ट है। ओके, आज का टॉपिक हम LSTM के ज़रिए टैक्स किस तरह जनरेट करवाते हैं। हमने पहले भी शायद देखा था और इसको हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि डीप ड्रीम, जो कंप्यूटर ड्रीम देखता है, वो किस तरह देखता है। तो उसके लिए हमने जो चैप्टर 5 में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसको गो थ्रू करने की ज़रूरत होगी। तो हम चैप्टर 5 की कुछ चीज़ें गो थ्रू करेंगे, फिर डीप ड्रीम की तरफ जाएंगे और फर्स्ट हम टैक्स जनरेट किस तरह करवाते हैं LSTM के ज़रिए, वो हम देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपका एक असाइनमेंट होगा जिसके ज़रिए आप म्यूज़िक जनरेट करवाएंगे। जैसे कि हमने देखा था यूट्यूब वीडियोस के ऊपर कि डीप लर्निंग के थ्रू या LSTM के थ्रू आप म्यूज़िक भी जनरेट करवा सकते हैं, तो आप म्यूज़िक भी जनरेट करवाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ना कि ये जो टैक्स वगैरह जनरेट होते हैं या आपकी शायरी या कोई स्टोरी, आपका जो राइटर होता है ना, उसके यानी बैकएंड के ऊपर उसके जज्बात, उसके एहसासात होते हैं जो कि वो राइट करता है। जबकि डीप लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। डीप लर्निंग बिना एहसास से कोई भी यानी स्टैटिस्टिकल उसके स्ट्रक्चर को फाइंड करके और उसको लिखती है। पढ़ने वाले को लिटरली महसूस हो रहा होगा कि इसके अंदर एहसासात हैं, लेकिन बैकएंड पे ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी स्टैटिस्टिकल जो भी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे मैप करता है। तो LSTM के ज़रिए किस तरह हम टैक्स जनरेट करवाएंगे, आपका असाइनमेंट होगा LSTM के थ्रू आप किस तरह म्यूज़िक को जनरेट करवा सकते हैं। एंड फाइनल हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि कंप्यूटर जो ड्रीम देखता है वो किस तरह देखता है। ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास का यानी टारगेट है जो कि आज हमें कवर करना है। इसमें कोई सवाल आप लोगों का हो या प्रीवियस आप कुछ चीज़ें कर रहे हो उसमें आपका कोई क्वेश्चन हो? जी दोस्तों, कोई सवाल नहीं है? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है किसी का? अच्छा, इसका मतलब है कि सारी चीज़ें आप लोग करते हुए आ रहे हो और सब चीज़ें बहुत परफेक्टली आपको समझ आ रही है। या दूसरा ये हो सकता है कि सिर्फ क्लासें लेते हुए आ रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं क्या कंसिडर करूँ, ए या बी? आपकी दूसरी बात ठीक होगी सर। कौन सी वाली? दूसरी वाली? जी सर। दूसरी वाली क्या है कि क्लासें ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हम मुमकिन तो यही है। अच्छा, मुमकिन भी है, बिल्कुल। सर मैं तो तीसरी कैटेगरी का हूँ सर, जिसने आधी क्लास ही नहीं दी। जिसने सर समझ आ रहा है सबको सर बस आधी द क्लास थिंग ही इज कि नहीं जो दी। असाइनमेंट देते रहें तो काम चलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह भी आप असाइनमेंट का कह रहे थे, फिर सारे जब करेंगे तो वो फिट हो जाएगा, साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने एक कासिम साहब, असाइनमेंट। जी जी बोलें। जी मेरा एक सवाल था, सवाल तो नहीं, एक कमेंट था कि जैसे आपने पोइट्री की बात की या इसके अलावा ख्वाब देखने के हवाले से बात की, उसके ऊपर कोई आप मॉडल ट्रेन करते हैं। देखिए, जब हम खुद बैठ के कोई पोइट्री लिख रहे होते हैं तो उसमें तो चले जो शायर होता है उसके एहसासात होते हैं, तो वो यानी कि दूसरा बंदा जो है ना वो उसको रीड करता है, तो बाज़-औक़ात वो अपने अंदर जो एहसासात हैं उसको फ़ील करता है और बाज़-औक़ात वो जो पोएट होता है या राइटर होता है उसके फ़ील कर रहा होता है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि आप एक मॉडल से जनरेट करें और फिर इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करें कि देखिए असल में जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं तो वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन होता है उस चीज़ के हवाले से। तो इसको एज़ ए जस्टिफिकेशन के तौर पे भी मेरा ख़्याल है, इसको अगर ऐसा मॉडल को ट्रेन करके इसके ऊपर अच्छी तरीके से पेपर लिखा जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसके ऊपर लिखा जा सकता है कि जो पोइट्री से या इस तरह के जो कोई लिटरेचर होता है या वो होता है उसमें मशीन की एंड से जब होगा तो उसमें तो कोई एहसासात नहीं होंगे। जैसे हम उसके कोई प्री ट्रेन कोई ऐसे
हाइपर पैरामीटर्स भी सेट नहीं करते उसके लिए कि जी वो किन एहसासात की बेस पे वो लिखे। तो ज़ाहिर है जो बंदा पढ़ेगा, जो रीडर है, वो जब पोइट्री पढ़ेगा तो अगर वो उससे कोई चीज़ फ़ील कर रहा है तो वो उसकी अपनी अंदर की फीलिंग्स हैं, ना कि राइटर की तरफ से कोई उसके अंदर, मतलब आप ये कह लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर फजल थोड़ी सी और हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस हम अपना ये कह सकते हैं कि आपकी जो मशीन है ना वो आपकी पोइट्री सीखती है। यानी मैं अगर सिर्फ अल्लामा इकबाल की जितनी शायरी है वो सारी की सारी लर्न करवाऊँ तो इसका जो पैटर्न जनरेट करने का तरीका होगा वो बिल्कुल अल्लामा इकबाल की तरह होगा। ठीक है, यानी सही। अल्लामा इकबाल इस दुनिया में नहीं है लेकिन ये नई शायरी जनरेट कर रहा होगा जो कि अल्लामा इकबाल की तरह ही राइट की जा रही होगी। तो पॉसिबल है वो एहसासात, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले को फ़ील होंगी, लेकिन सही। बैकएंड के ऊपर ये जो जनरेट करवा रहे हैं इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सही है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस है, इसको आप यानी प्रूव कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल रिसर्च के लिए टॉपिक अच्छा है, कर सकते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, लास्ट भी आपको एक असाइनमेंट दिया गया था, कुछ याद है? जी दोस्तों, लास्ट असाइनमेंट कुछ दिया था फ्लास्क के ऊपर, किसी एक ने भी किया? क्लास के बाद तो नहीं कर सके, क्लास से पहले जब लास्ट टाइम आपने जब बुक शेयर की थी तब फ्लास्क का जो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ था तो उस वक्त करते वक्त एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। बाद में फिर क्लास ली थी लेकिन क्लास के बाद टाइम नहीं मिल सका सबमिट करने का। ओके, चलें इस वीक आप कोशिश करेंगे कि फ्लास्क वाला तो बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं करना है। एक मॉडल आपने सेव करवाया हुआ है, उसको फ्लास्क के अंदर लोड करना है और लोड करने के बाद आप फॉर्म के ज़रिए इनपुट लेंगे और उसके अगेंस्ट आप उसको जेसन फॉर्म के अंदर उसको रिस्पॉन्स कर देंगे। तो जस्ट एक छोटी सी टास्क थी। तो ये सारे काम हमने जो लास्ट क्लास ली है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर करवाई गई हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो आप रिग्रेशन का जो मॉडल है ना जस्ट उसके ऊपर काम कर लें जिसके अंदर टैबलेट डेटा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सर कोशिश करनी है। जी सर, जितना लास्ट क्लास में करवाया था मैंने उतना किया था, मेरा फिर आगे वही मॉडल का पाथ नहीं उठा रहा था। मैंने 2-3 तरीकों से ट्राई किया था लेकिन वही मसला आ रहा था। ओके, अब आपने ट्राई किया था लेकिन आपने फाइंड नहीं किया। ठीक है, सर आपको गूगल पे किया था। गूगल से फाइंड किया हुआ है कि किस तरह आप यानी लोकल फाइल को लोड करवा सकते हैं। सर मैंने किया था, मैं फिर दोबारा ट्राई करूँगी। चलिए कोशिश करें, हो जाएगा, बहुत आसान है। बल्कि आप अगर मेरे गेट के ऊपर भी जाएंगे तो बहुत सारे यानी आपके फ्लास्क की ऐप और इस तरह की बहुत सारी यानी ऐप बनाएंगे जिसके अंदर वो लोकल फाइल को रीड कर रहा है। तो पहले आप गूगल फाइंड करना, उसके बाद आपको मुख्तलिफ ऐपों के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी जिसमें फ्लास्क का काम हो। ठीक है, चले जी, तो आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ सबसे पहले आपके साथ। अच्छा, अब मैं इसकी इतनी थ्योरी की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि थ्योरी हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि LSTM किस तरह काम करता है। ठीक है, LSTM आपको पता है कि क्या करता है, स्टेट्स को मेंटेन रखता है। स्टेट्स से क्या मुराद है कि आगे आने वाला, जैसे मैं कोई सेंटेंस पढ़ता हूँ तो इंसान सेंटेंस को क्या किस तरह पढ़ता है, दिस इज़ अ लैपटॉप। ठीक है, तो वो क्या करता है दिस, अच्छा फिर वो क्या करता है इज़, तो दिस और इस की कम्बिनेशन वो याद रखता है कि प्रीवियस स्टेट क्या थी। ठीक है, उसके बाद एक नया आने वाला वर्ड उसके साथ जोड़ता है और फिर इस तरह की आपकी सीक्वेंस इसमें ऐड होती जाती है। तो इसका मतलब है कि हर आने वाला वर्ड प्रीवियस जितने भी आपके वर्ड हैं उनसे क्या करता है, मैप करता है और उनके साथ मिल के कोई एक मीनिंग निकालता है। ये LSTM का कॉन्सेप्ट था। तो इसके अंदर इनपुट आता है, इसके अंदर स्टेट होती है और आपका स्टेट और जो आपका आउटपुट होता है वो नेक्स्ट आपकी यानी इनपुट के तौर के ऊपर जाता है। तो ये आपका लूप चल रहा होता था। ठीक है, LSTM याद है ना? जी दोस्तों। जी सर, याद है। ठीक है, यस सर। ओके, तो अब LSTM के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम एक यानी टैक्स जनरेट करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब किस तरह हम जनरेट करवा सकते हैं, मैं एक छोटी सी यानी डेमो आपको दिखाना चाहूँगा यानी ड्रॉ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है
इसका कलर भी तो ऐसा है, दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा अब देखें हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक विंडो सेट करेंगे। विंडो से क्या मुराद है कि इतने स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको उठाने हैं एज आ इनपुट। ठीक है, तो मैं अगर कंसीडर करता हूँ कि मैं शुरू के 25, 50 या 60 वर्ड उठाता हूँ और उससे नेक्स्ट आने वाला जो आपका वर्ड या लेटर हो वो आपका आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर करें कि आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपके क्या है, इनपुट है। ये आपका क्या हो गया, एक्स पहले के अंदर, ठीक है। और इसका जो वाई होगा वो वाई हम किसको कह रहे हैं, वाई हम इसको सिर्फ कह रहे हैं पी को। तो ये आपका हो गया, पहला वाला क्या हो गया दोस्तों, एक्स, ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो गया, वाई। अच्छा फिर तीसरा वाला जब चले ना, यानी आपका जब लूप एक और दफ़ा में चलाऊं, तो अब पहले आपने टी से लिया था, मैं यहाँ से अब कहाँ से ले लूँ, एच से ले लूँ। एच से लेके कहाँ तक ले लेते हैं हम, एच से लेके पी तक, ठीक है। तो इसका मतलब है याला आपका क्या हो जाएगा, x2। x2 कहाँ से कहाँ तक है, यानी सेकंड आपका इनपुट हो गया, वो एच से लेके पी तक है। और आपका जो आउटपुट होगा नेक्स्ट आने वाला वर्ड वो कौन सा होगा दोस्तों, वाई, ऐसा ही है। तो ये आपकी सीक्वेंस। फिर क्या करना चाहिए नेक्स्ट, अगर मुझे इनपुट बनाना है तो नेक्स्ट इनपुट कहाँ से होगा, एक्स, आई से लेकर nth ई तक x3 हो जाएगा, ठीक है। और आपका वाई क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा n। तो ये सीक्वेंस आपको समझ आ गई कि हमारे पास जो टैक्स है, क्योंकि हम सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग है, आप करेक्टर वाइज कर सकते हैं, आप वर्ड वाइज कर सकते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, करेक्टर वाइज पहले यानी सबसे लो लेवल पे करवाते हैं, और चाहें तो फिर वर्ड वाइज भी हम इस तरह के सीक्वेंस जनरेट करवा सकते हैं कि ये इनपुट है और ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। अच्छा अभी हम क्योंकि इंग्लिश के ऊपर खेल लें, आप चाहें तो उर्दू के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। उर्दू के अंदर भी क्या होते हैं, आपके करेक्टर्स होते हैं। तो करेक्टर की जो भी लेंथ है, एक विंडो सेट कर दें कि इतनी विंडो से आप क्या करें, इतने वर्ड उठाएं और नेक्स्ट आने वाला आपका जो लेटर होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट। तो ये आपका पूरा का पूरा जितना डेटा है उस डेटा के ऊपर अप्लाई होगा। तो विंडो से क्या मुराद है यहाँ, विंडो से मुराद ये है आपकी एक्स की जो लेंथ थी ना, मैंने कहा था कि लाइक आपको 60 कैरेक्टर उठाने हैं एक्स के अंदर और वाई के अंदर हमेशा एक कैरेक्टर उठाना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो कैरेक्टर की लेंथ है ये आपकी क्या है, इसमें एक उठाना है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर की जो लेंथ है कि इनपुट में आपको कितनी विंडो उठानी है, इसे हम क्या कह रहे हैं, विंडो कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, स्ट्राइड। स्ट्राइड याद है CNN के अंदर? यस सर। क्या होता था स्ट्राइड में? जी जी सर वो मतलब पहली बार चलेगी तो लेट्स सपोज 3 वर्ड उठा रही है, फिर एक छोड़ के अगले 3 उठा लिए, फिर एक एक करके वो आगे चलती जाएगी। मतलब इस तरह जो हम सिलेक्ट करेंगे 5 वो वेव की तरह जो एक अगले नेक्स्ट पे वो शिफ्ट हो जाती थी, वो खुद आगे चलती जाएगी सिलेक्शन। ठीक है, उसको हम स्ट्राइड या उसको हम स्लाइडिंग भी कहते थे ना। तो वो स्लाइड होते हुए कितने पिक्सल आगे जाए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मैं स्ट्राइड की वैल्यू भी बता सकता हूँ क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं स्ट्राइड 3 कर दूँ। अगर मैं 3 करता तो पहले पे अगर इसने टी से लेके यहाँ तक उठाया और मैं कहता हूँ 3 कैरेक्टर अब आगे हो जाओ, तो अब इनपुट कहाँ पे होगा दोस्तों, आई पहले से एच आई, फिर आई से आपका आगे तक का इनपुट होगा और नेक्स्ट यानी जो आपकी लेंथ जहाँ पे खत्म होती है उससे आगे आने वाला जो लेटर होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट। सर अच्छा आउटपुट में सिर्फ सर 1 ही वैल्यू होगी, मतलब एक ही होगा, मल्टीपल हो सकती हैं वाई में? डिपेंड करता है कि हम क्या सेट करते हैं। बिल्कुल, देखें असल में पता है हो क्या रहा है, आपका ना आउटपुट तो होगा एक से ज़्यादा, और यहाँ पे आपका जो यानी प्रॉब्लम है ना वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए नेक्स्ट आने वाला जो वर्ड है या लेटर है वो क्या होगा हमें नहीं पता। हमारे पास टोटल जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं वो 2000 हैं, तो उन 2000 वर्ड में से या 2000 लेटर में से कोई एक लेटर हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज अ पेन, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज अ पेन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा लेटर क्या हो सकता है, वर्ड क्या हो सकता है, कोई भी एक नया वर्ड मुझे कह दें। पेन के अलावा क्या लगा, बुक हो सकता है, बुक कर दें, ठीक है। अच्छा अब
क्या है, दिस इज आ। अब आ के बाद बुक आएगा, पेन आएगा, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है। Yes, sir. तो नेक्स्ट वो प्रेडिक्ट कर सकता है, पी भी प्रेडिक्ट कर सकता है, नेक्स्ट वो प्रेडिक्ट बी भी कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से वो पूरा का पूरा जो इनपुट है ना, अब अच्छा देखिए आपका ना लूप चलेगा। लूप से क्या मुराद है, जब आप टेक्स्ट जनरेट करवा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि पहले वाले के अंदर शुरू से लेके इसने कहाँ तक आ तक लिया था, ठीक है, और इसने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जनरेट करवाई, सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो पी के जब सबसे ज्यादा चांसेस हैं, इसने पी जनरेट करवा दिया। तो अब देखें आपका एक्स और दूसरा आपका क्या है, प्रिडिक्ट किया हुआ क्या है, पी है, ऐसा ही है। अच्छा, तो अब आपका जो नेक्स्ट इनपुट है, नेक्स्ट इनपुट के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, नेक्स्ट इनपुट के अंदर यहाँ पे आप पी को छोड़ के एच से लेके पी तक लेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, प्रेडिक्शन भी। अब आपका जब जनरेशन आप करवा रहे हैं नेक्स्ट इनपुट के लिए, आपका जो प्रिडिक्ट किया हुआ लेटर है वो भी किसका पार्ट बन जाएगा, X का, x2 का, x2 का पार्ट बन जाएगा। और इसी तरह फिर नेक्स्ट आने वाला लेटर यानी जो प्रिडिक्ट होगा लाइक ई, वो भी आपका इनपुट का पार्ट बन जाएगा। और इस तरह आपका हर आने वाली प्रेडिक्शन आपका नेक्स्ट इनपुट का पार्ट बनती जाएगी, और इस तरह आप आगे के लेटर जनरेट करवाते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इंग्लिश जनरेट करवा रहे हैं, आप चाहें तो उर्दू भी जनरेट करवा सकते हैं, फारसी भी जनरेट करवा सकते हैं, अरबी भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी पोइट्री है या कोई भी शायरी है, कोई भी चीज़ आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए इनपुट को, यानी इनपुट को सेट करने का, ठीक है ना, कि आपका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ये लूप आपको सेट करना है सर इसमें जी सर इनपुट के बेस पे वो आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहा है ना, डेफिनेटली। सर जब देखें x2 होगा तो उसमें h से अगर x2 हमारा शुरू हो रहा है HIS, तो इस तरह तो सेंटेंस की कोई सेंस ही नहीं बनेगी। नहीं, देखें उसके पास सेंस नहीं बन रहा है, हिज इज अ पी, ठीक है। तो उसके पास एक लेंथ सेट हुई है डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वो सिक्वेंशियल न्यूरल नेटवर्क है ना, आरएनए सिक्वेंशियल डेटा। तो सिक्वेंशियल डेटा के अंदर उसने मैच किया कि दिस से पहले, एच से पहले कुछ भी हो गई, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन HIS और आ और पी के साथ जो प्रोबेबिलिटी है ई की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मॉडल हमारा पहले भी ट्रेन हुआ था इस तरह के वर्ड पे, ठीक है। तो वो पी के साथ कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, तो पी के साथ नेक्स्ट आने वाले लेटर क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, पेंसिल हो सकती है, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी किसकी है, वो यहाँ पे वो फाइंड करेगा कि नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आरएन तो पीछे की सीक्वेंस वो खुद मैप करता है ना, मैच करता है, और फिर जो आने वाला नया लेटर है उसको वो प्रोबेबिलिटी देता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है, हमारी जो प्रेडिक्शन की सैम्पलिंग जनरेट होती है, यानी देखें हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि हमने इसको एक लेटर दिया था, कहाँ से लेके कहाँ तक, मैं इसको पहले रिमूव करूँ, ओके, हमने इसको दिया दिस इज अ, और स्पेस के बाद क्या है, खाली, ये इनपुट है, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, ये आपका एक्स गया, ये आपका एक्स गया, एक्स जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन होता है, याद है, ठीक है, और यहाँ पे पी है, बी है, टी है, ठीक है, जितने भी यूनिक लेटर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन सब की वो क्या दे देगा आपको, प्रोबेबिलिटी, ऐसा ही है, यही करेगा ना, सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, इसकी दे दी 0.3, ठीक है, 0.1, 0.05, ठीक है, और इन सबका सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर से 1। अच्छा, अब नेक्स्ट आने वाला जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, वो 1 के बराबर है, ये तो हमें पता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊं भाई, पी लगाऊं, बी लगाऊं, टी लगाऊं, ए लगाऊं, बी लगाऊं, ए लगाऊं, मुझे नहीं पता क्या लगाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमारे पास है मौजूद, जिसकी प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा हो सर वही लगाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो वो लगेगा, तो यही आएगा, ठीक है। तो परफेक्ट, आपको ये चीज़ समझ आए कि प्रेडिक्शन जब हम करवाते हैं और जो क्लास से प्रेडिक्ट होती हैं उनमें से जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो
वो लेटर यहाँ पे लगा दो, ऐसे ही। अच्छा जी सर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है हम कह रहे हैं कि आपका न्यूरल नेटवर्क या LSTM जो है ये आर्टिस्ट की ऑगमेंटेशन यानी उसकी जो स्किल्स है उसको ऑगमेंट करता है, ठीक है। ऑगमेंटेशन से क्या मुराद है? ऑगमेंटेशन से मुराद है क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है, यानी वो जो चीज़ें बना सकता था ये वो चीज़ें बनाएगा। अच्छा, अगर मैं सॉफ्ट मैक्स फंक्शन लगा के प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू उठा लूँ तो भाई हर दफ़ा इसकी जो क्लासिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि मॉडल ट्रेन हुआ है, तो वो हर दफ़ा सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी देगा? जी दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी देगा? क्योंकि ट्रेन हुआ था ना मॉडल, पी की देगा। जी सर। तो यहाँ पे मुझे बताएं क्या क्रिएटिविटी आ रही? नहीं तो नहीं आ रही, नहीं, वो तो फिक्स कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज करेंगे, जो टेम्परेचर वाला था ना लास्ट टाइम। तो टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर की जो वैल्यू है ना वो 0 to 1 होती है, हम जो थ्रेशोल्ड्स वहाँ पे सेट कर देते हैं। अच्छा, 1 का मतलब है रैंडमनेस। 1 का मतलब क्या होगा? प्योर रैंडम, ठीक है, रैंडम लिख दिया, ठीक है, रैंडमनेस कर दिएगा, तो प्योर रैंडम। और यहाँ पे जितना मैं 0 की तरफ जाऊंगा इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या समझ आ रहा है इससे? मुझे कोई बताया कि अगर मैं कोई चीज कम रखता हूँ, कोई ज्यादा रखता हूँ, अगर मैं 1 की तरफ थ्रेशोल्ड देता हूँ, बहुत ही अगर कम की तरफ आता हूँ तो ये है कि किसी एक के ऊपर फिक्स हो सकता है, और दूसरी तरफ जाए तो इतना ज्यादा रैंडम हो जाएगा कि कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो मुझे यानी ये चीज पता चला कि हम प्योर प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर कि भाई जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो आप वो उठाओ, तो इसका मतलब है मैं क्या दूंगा? प्रोबेबिलिटी यानी थ्रेशोल्ड की वैल्यू, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? 0, 0.2, 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब है या 0.2, 0.3 जो है ये प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर उठाएगा, ठीक है। यानी अगर मैंने 10 रख दिया तो इसका मतलब है टॉप 3 जो आ रही है उनमें से कोई एक रैंडम उठा ले, ठीक है। मैंने 4 रख दिया तो टॉप 4 जो आ रही है उनमें से यानी कोई एक उठा ले, ठीक है। ये यानी क्या है? रैंडमनेस के साथ साथ प्रोबेबिलिटी की जो टॉप हाईएस्ट होंगी उनमें से उठाएगा। अच्छा, अगर मैं प्योर 1 कर दूं तो 1 का मतलब है कोई सेंस नहीं है, जो भी यूनिक है उसमें से कोई भी एक उठा दो, ऐसे ही है ना? यस सर। तो अब आपको इसके दरमियान की वैल्यू आप ना इसको चेंज कर करके देखते रहेंगे कि किसके ऊपर आपके रिजल्ट बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ये पूरा ये काम करके देखेंगे। फिर आपको असाइनमेंट देना है मुझे म्यूज़िक जनरेशन का, वो लाजमी करिएगा, क्योंकि देखिए हमारी किताब का पार्ट नहीं है, वो MIT का पूरा कोर्स है जो रिसर्चर की यहाँ पे यूरिक जो भी उनका नाम है, एक नाम है, ठीक है। तो उन्हीं का एक्सपेरिमेंट है जो कि उन्होंने म्यूज़िक के ऊपर किया था। तो म्यूज़िक किस तरह जनरेट करवाते, देखिए म्यूज़िक की भी क्या होती है? नोट्स होती है, ठीक है। तो वो नोट्स वगैरह भी आपकी क्या होती हैं? आप मॉडल ट्रेन करवा देते हैं कि पहली नोट ये, दूसरी नोट ये, तीसरी नोट ये, ठीक है। तो अब वो नोट्स को वो लर्न कर लेता है, तो अब नेक्स्ट आने वाली नोट क्या हो हम उसको बता सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ना टाइम सीरीज जो भी डेटा है, ठीक है, सीरीज डेटा जो भी है मैं यहाँ पे LSTM के ज़रिए उसको क्या करवा सकता हूँ? जनरेट करवा सकता हूँ। अब वो आपका टेक्स्ट हो गया, वो आपका म्यूज़िक हो गया, ठीक है। इसी तरह मूवी फ्रेम्स के ऊपर भी आपकी सीरीज़ चल रही होती हैं, तो हर मूवी फ्रेम को आप एक सीरीज़ दे सकते हैं, ठीक है। उसको भी शायद आप जनरेट करवा सकें कि नेक्स्ट आने वाला फ्रेम क्या होगा, नेक्स्ट आने वाला एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हमने देखा था सन स्क्रिप्ट के नाम से एक पूरी यानी मूवी लिखी गई है इसके ऊपर, लास्ट हमने देखा था, क्या नाम था उसका? वीडियो जो यानी बनाई गई है, स्क्रिप्ट जो लिखी गई है LSTM के थ्रू, कौन सा था? सन स्क्रिप्ट थी ना, याद है नहीं? सर क्या मैं था? लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, चलें लास्ट वाली इसको देख लिया, बल्कि किताब के अभी से पार्ट के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें। अच्छा, जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देना चाह रहा था वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि इनपुट और आउटपुट किस तरह देंगे। नेक्स्ट आने वाला जो यानी लेटर है जो प्रेडिक्ट हुआ उसमें से कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर आपको उठाना है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके? जी दोस्तों, यस सर। इनपुट, ठीक है, एक विंडो का आप टेक्स्ट उठाएंगे जो कि आपका एक्स बन जाएगा और उससे एक
प्लस करके आगे वाला जो लेटर होगा वो आपका आउटपुट बन जाएगा। तो इस तरह आपका यानी इनपुट आउटपुट आप यानी करवा लेंगे। अच्छा, अब जो आपका यानी वर्ड जनरेट हो रहा है प्रेडिक्शन वाला, वो प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर हो, तो उससे प्रॉब्लम ये है कि हर दफ़ा एक जैसा ही पैटर्न जनरेट होगा, चाहे आप 10 दफ़ा मॉडल को चला लें, ठीक है, 10 दफ़ा प्रेडिक्ट करवा लें। और अगर आप रैंडमनेस इसमें शामिल करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर के नाम का हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इसके जो प्रोबेबिलिटी है ना इसको रीवेट कर देगा, ठीक है, इनको दोबारा से यानी न्यू वेट असाइन कर देगा। फिर क्योंकि वो रैंडमली यानी वेट असाइन करेगा तो सबसे ज़्यादा किसके वेट्स होंगे वो उठा के वहाँ ले आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है दोस्तों? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये सारे की सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ कोड की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखें वही वाला है जो मैंने आपको अभी दिया। देखें, हमारे पास एक टैक्स है, द कैट सैट ऑन द एम। एम आपका ये इनिशियल टैक्स गया और यहाँ पे इसने प्रोबेबिलिटी दे दी, मॉडल के पास गया, उसने क्या दे दी, नेक्स्ट आने वाला वर्ड क्या हो, पहले की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की, जिस तरह आपके वो यूनिक वर्ड थे ना मैंने लिखे हुए थे, हर उसकी प्रोबेबिलिटी। तो मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो बार दिख रही है कौन से वाले कैरेक्टर की दिख रही है? अगर यानी मैं कह रहा हूँ हर कॉलम में कैरेक्टर है, सेकंड की, तो इसको हम बी के लेते हैं। अगर लेफ्ट से शुरू करें तो सेकंड की, ठीक है, तो सेकंड लेफ्ट साइड से हमारा हो रहा है। तो इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है, तो इसने क्या किया, आपको ए दे दिया। आपने क्या किया, द कैट सैट ऑन द, और यहाँ पे प्रेडिक्ट करवा ए को इसके साथ कर दिया एम ए, ठीक है। तो अब आपका ये जो एम ए बना है, द कैट सैट ऑन द एम ए, ये अब नेक्स्ट आपके मॉडल के पास दोबारा जाएगा, उसी मॉडल के पास, और फिर दोबारा इसकी यानी प्रेडिक्शन करवाएंगे। अच्छा, अब इसका भी यानी सेमी यानी वो क्या नाम है मैप बन रहा है, जबकि इसको थोड़ा सा वेरी करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, टी की, ठीक है। तो फिर टी को आपने इसके साथ मैप कर देना है, और इस तरह आपका ना जो भी विंडो है वो आगे मूव होती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट कैरेक्टर उसमें क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई नहीं। यहाँ पे जा रहे हैं प्रेडिक्शन भी करता जा रहा है, सीखता जा रहा है कि क्या क्या सेंटेंस दे रहे हैं हम उसे। बिल्कुल, ये प्रेडिक्शन करता जा रहा है। प्रेडिक्शन करने के साथ जो भी आपके पास वो प्रेडिक्शन लेटर आता है उसको आपके इनपुट के साथ जोड़ के नए यानी मॉडल को दोबारा वो इनपुट बना के देता है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन किया हुआ और पहले का जो इनपुट है उन दोनों को मर्ज करके मॉडल को दोबारा से वो देता है। तो ये लूप बना दिया आपने, और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक आप लेटर जनरेट करवाना चाहें। मैं 400 लेटर जनरेट करवाऊँ, मैं 4000 लेटर जनरेट करवाऊँ, मैं 25000 लेटर जनरेट करवाऊँ, तो ये आपके ऊपर है, आप कितनी लंबी शायरी, कितनी लंबी कहानी लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये लूप जब तक चलेगा जब तक आप इसको चलाना चाहें, ठीक है। तो ये डायग्राम जी एनएलपी का पार्ट है सर? बिल्कुल, डेफिनेटली हम एनएलपी के ऊपर काम कर रहे हैं। एलएसटीएम जो है वो एनएलपी का ही पार्ट है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। सर जी सर, अगर हमारा मॉडल है ना, फर्ज करें सर कि अगर वो इस तरह की प्रेडिक्शन वो किस तरह करेगा, दैट केट इज नॉट बैड बट दैट डॉग इज गुड। आप इसमें नहीं, ये प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ये एक कहानी खुद जनरेट कर रहा है, ये प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। इस तरह अगर कहानी जनरेट करेगा, द कैट इज नॉट गुड बट द डॉग इज गुड, अगर इस तरह करें, दोनों की तारीफ करें लेकिन कुछ नेगेटिव में करें कुछ पॉजिटिव में, किस तरह करेंगे सर? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। आपने बहुत सारी जगह पे कैट की तारीफ करी और डॉग की बुराई की, ठीक है। तो वो जो आपकी ट्रेनिंग है डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। तो जिस तरह का आप डेटा देंगे उस तरह की कहानी जनरेट होगी। हमने शुरू में ही पढ़ा है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा देंगे कचरा निकलेगा, अच्छा डेटा देंगे तो अच्छी चीज़ यानी जनरेट होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अल्लामा इकबाल की शायरी हम दें तो अल्लामा इकबाल की यानी शायरी के मुताबिक उस तरह की वो यानी शायरी करना, पोट्री लिखना स्टार्ट करेगा। और मैं एक गली मोहल्ले के जो गेम वगैरह पे दोस्त यार बैठे हुए होते हैं, वो जो शायरी कर रहे होते हैं वो शायरी इसको दी, तो फिर आप सोचें किस तरह की शायरी जनरेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आपका आउटपुट वो प्रेडिक्ट करके देगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका डेटा क्या है जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वही वाली बात हो रही है स्टोकेस्टिक सैम्पलिंग। स्टोकेस्टिक सैम्पलिंग के लिए हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे,
ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो ग्रीडी सैम्पलिंग थी, तो ग्रीडी सैम्पलिंग ये थी प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर। तो हम इन दोनों की कम्बिनेशन को साथ रखते हुए एक नया अपना फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा था, टेम्परेचर, याद है? ठीक है, तो टेम्परेचर ये हमने फंक्शन, इसका नाम हमने रीवेट डिस्ट्रीब्यूशन नाम रखा है, फंक्शन का नाम चले कुछ भी रखा है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर क्या है आपका, टेम्परेचर का पार्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर 0.5 किया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। 0.5 का मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट, यानी वो प्रोबेबिलिटी को भी अहमियत दे रहा है और रैंडमनेस को भी अहमियत दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके रीवेट कौन सा कैरेक्टर सिलेक्ट होगा उसको यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया टेक्स्ट जनरेट। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास डेटा क्या है। ठीक है, ये डेटा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल के साथ। अच्छा, ये डेटा जो है ना ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा है यार। इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा, हो जाएगी, लेकिन मैं कब करूँगा, जब अकेला बैठ के मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्लास टाइम हमारे पास कम है, तो मैं सिर्फ ये कोड ही चला के भूल जाऊँगा। तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसको वो इनकोड करने में कर देगा जिस फॉर्मेट में हम चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, मैंने वो फंक्शन बना दिया रीवेट वाला। ठीक है, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर की वैल्यू हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0.5। यानी अगर आप कोई वैल्यू ना दें टेम्परेचर की तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाता है। अच्छा, मैंने क्या किया, वहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया, कुछ टेक्स्ट हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कम डेटा पे मैं ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो डेटा ज़्यादा ले लें। तो मैंने कितना टेक्स्ट लिया, इतना बहुत है। ठीक है, छोटा सा डेटा हमने लिया, तो हमने टेक्स्ट डेटा लिया। सारे के सारे डेटा लेने के बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर इसको स्टोर करवा रहा हूँ, टेक्स्ट ट्रिपल कोड के अंदर। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, उसको क्या कर दिया, स्मॉल। तो सारे के सारे जितने भी आपके लेटर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल में। ठीक है, ताकि एक जैसे फॉर्मेट में आ जाएंगे। आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अगर ये नहीं होता तो मैं डायरेक्टली ये काम फिर किससे करता, या कोड से। तो ये डायरेक्टली आप S3 के बकेट से ये डेटा क्या कर रहे हैं, डाउनलोड करके इसके अंदर फाइल में पाथ में दे रहे हैं, उसको फिर आप ओपन कर रहे हैं और उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और टोटल उसके अंदर कितने टैग्स हैं, उसकी लेंथ क्या है, कितने वर्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई टोटल लेंथ कितनी थी, 6 लाख के करीब थे। ठीक है, तो अगर मैं 6 लाख के ऊपर ट्रेन करवाऊँ तो आप सोच लें। और फिर मैं इसी काम को क्या करता हूँ, मैं 6 लाख की जगह कितने पर ट्रेन करवा रहा हूँ, देख लेते हैं। 6 लाख की जगह मैं कितने पर ट्रेन करवा रहा हूँ दोस्तों, 4000। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज़ आप कंसीडर कर लें कि जो रिजल्ट अच्छे वाले आ रहे थे नीचे वाले डेटा पे 6 लाख पे, वो इसके ऊपर नहीं आएंगे, सही है? yes. लेकिन हम एक साइकिल को देखने के लिए, एक यानी प्रोसेस को देखने के लिए कम डेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जहन में रहेगा। अब वो कुछ इस तरह के लेटर जनरेट करवा रहा है, उन्हें सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या जनरेट करवा रहा है। ठीक है, तो उसकी फिर वजह ये है, आप बता सकते हैं कि डेटा वहाँ पे ज़्यादा था, ट्रेनिंग उसने ज़्यादा चीज़ों पे की थी, इसलिए वो बेहतर चीज़ें, बेहतर वर्ड प्रेडिक्ट करवा रहा था या बेहतर लेटर प्रेडिक्ट करवा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ 4000 डेटा है, और 4000 डेटा के ऊपर जब आप प्रेडिक्शन करवाएंगे तो जाहिर बात है आपका लर्निंग जब कम है तो प्रेडिक्शन भी उन्हीं जो जिस चीज़ में लर्न किया उसी से निकालेगा। ठीक है, तो हम 4000 पे करवा रहे हैं। मैं याला कोड नहीं चला रहा ना, आप याला कोड से चलवाएंगे, आप याला सेल नहीं चलाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको जो देना चाह रहा था, इसने क्या किया, मैक्स लेंथ 60 है। स्टेप साइड ये आपकी जो स्ट्राइड थी ना कि कितने कितने कैरेक्टर आगे मूव होती है। ठीक है, तो ये आपका डमी डेटा बना रहा है। ठीक है, या ये आपका यानी x और y डेटा बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस है, एक लिस्ट हमने बनाई और एक नेक्स्ट कैरेक्टर, जिस तरह हमने कहा था दिस इज आ, तो दिस इज आ जाएगा सेंटेंस के अंदर, और नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर क्या आना चाहिए था दोस्तों, दिस इज आ आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, दिस इज
आ और यहाँ पे आ जाएगा पी और यहाँ पे दिस इज आएगा। फिर दूसरा यानी वर्ड जो हम बना रहे थे, अच्छा वहाँ पे स्ट्राइड आपने की हुई थी 1, तो वो एक एक कैरेक्टर आगे मूव हो रहा था। यहाँ पे स्ट्राइड कितनी हुई है? 3। अच्छा अब यानी जो नेक्स्ट इनपुट और आउटपुट बनाएगा उसके लिए क्या बनाएगा? वो अब 3 कैरेक्टर आगे हो जाएगा। तो दिस इज एस से स्टार्ट हो जाएगा, वो एस से स्टार्ट होगा और आगे के यानी जो भी यानी आपने मैक्स लेंथ बताई हुई उतनी लेंथ तक जाएगा, ठीक है। तो वो सेंटेंस बन जाएगा और उससे आगे आने वाला जो भी लेटर होगा वो आपका क्या बन जाएगा? आउटपुट। तो ये देखिए ये लूप चल रहा है आपका पूरे टेक्स्ट के ऊपर, देख रहे हैं क्या कर रहा है? सर प्रेडिक्ट भी एक लेटर प्रेडिक्ट करेगा या ज्यादा करेगा स्टेप 3 में? स्टेप 3 हो 4 हो, नहीं स्टेप 3 तो एक ही करेगा ना, हमारा जो आउटपुट है वो एक है, ठीक है। लेकिन जो कैरेक्टर के ऊपर मूव होने का वर्ड में यहाँ कह रहा था, देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 कैरेक्टर, हम कहते हैं 5 कैरेक्टर की विंडो, वहाँ 60 थी ना, 5 कर दी। तो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर आपके बन जाएंगे सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट आने वाला कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट आने वाला कैरेक्टर क्या? एस, ये क्या बन जाएगा आपका? नेक्स्ट कैरेक्टर। अच्छा अब यहाँ पे ये हो गया, इसने पहले यहाँ से उठाए थे ना 5 कैरेक्टर, अब ये बोले 3 कैरेक्टर आगे हो जाओ, 1 2 3, ऐसे ही। तो 3 कैरेक्टर आगे या तीसरे कैरेक्टर से जो भी आप लोग कह लें। अब यहाँ से 5 कैरेक्टर उठाओ, 1 2 3 4 5, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। और आने वाला जो यानी जी है वो क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये चीज आपकी ये चलती जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम? और इस तरह यानी 3 के स्टार्ट पर, क्योंकि देखो डेटा आपके पास इतना सारा है और आप सुपरवाइज लर्निंग के इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप एक के स्ट्राइड से भी कर सकते हैं, मना नहीं, ठीक है। आप 3 के स्ट्राइड से भी कर लें ताकि ज़्यादा जल्दी आपका डेटा कन्वर्ट हो जाए इनपुट और आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो स्ट्राइड का भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। और दूसरा क्या है आपके पास? इनपुट और आउटपुट सेंटेंस का भी क्लियर है ना? यस सर जी दोस्तों, क्लियर है सर। ये चीज़ क्लियर है तो अब काम बहुत आसान है। देखिए हम वही काम कर रहे हैं, आपने इनपुट और आउटपुट बना लिया। अच्छा इनपुट और आउटपुट बनाने के बाद हम इसको असल में सारा का सारा डेटा हम यहीं पे जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। मैंने सेव नहीं किया, मॉडल ट्रेन कहाँ हो रहा है? ओके। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? जो भी आपका सेंटेंस है, टेक्स्ट है, उसको हम सॉर्ट करके यूनिक कैरेक्टर ला रहे हैं और उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिक्शनरी में कन्वर्ट करना भी कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल तो नहीं है ना भाई। हर लेटर को उठाओ, जो यूनिक लेटर आपको मिले उसको एक इंडेक्स नंबर दे दो, ठीक है। यानी 0 1 2 3, ए को उसने दे दिया, बी को दे दिया, सी को दे दिया। तो पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है आप उसको यहाँ पे ये चीज़ करवा सकते हैं। मैं इसको अगर चेक में करना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ इसकी यार कॉपी ले लूँ ताकि ये डेटा आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो हम इसकी क्या कर रहे हैं, कॉपी का है, सेफ कॉपी न्यू बुक करके सेव करते हैं। इसने कॉपी बना दी ना, ठीक है जी। अब यहाँ से हम CPO TPO जो भी आप चलाना चाहें, ये डेटा बनाया, ये चलाया, ठीक है। जल्दी जल्दी अब चला रहे हैं। ठीक है, इसको हमने टर्मिनल, इसका नाम कॉपी आया ना? कॉपी तो आया नहीं, ये क्या चाहिए किसी ने आया है कॉपी, ये पुराने वाले को डिस्कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अच्छा अब मैं इसको ना छोटे छोटे चंक की सूरत में करूँ तो बेहतर है। ओके, तो इसने ये वाला काम कर दिया। अगर आप देखें सेंटेंस, देखिए मैं कैरेक्टर को नेक्स्ट 4 एक लिस्ट आई होगी, टेक्स्ट वाला कोड नहीं चला, ठीक है। ये कोड चलाया, ये कोड चलाया और ये कोड पे हम आए, ठीक है। अच्छा अब देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, नेक्स्ट
चार्स, तो इसके अंदर आपके हर वर्ड के आगे वो जो लेटर्स से उठा रहा है ये आपके लेटर उठाए इसने, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होगा, सेंटेंस के अंदर पहला सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या है, ठीक है, ये सेंटेंस उठा रहा है, ठीक है, ये इनपुट है। और नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट जनरेटर था वो आपका क्या था, आउटपुट। ये अभी हमने डेटा सेट किया है, अब वो डेटा इतना ज़्यादा है, सारा का सारा प्रिंट करवाना भी बेकार है, तो मैं इसको डिलीट कर दूं जैसा आपने देखने के लिए हमने किया था, ताकि आपको पता हो इनपुट और आउटपुट कैसे। पर ये 60 कैरेक्टर्स का एक सेंटेंस होगा ना इनपुट? बिल्कुल बिल्कुल 60 का होगा, 0 से 59 तक, क्योंकि जो आपकी यानी मैक्स वैल्यू आप देते हैं उससे एक कम तक चलता है ना। यहाँ देखें आप स्लाइसिंग भी हुई है ना, आप देखें टैक्स में से आपने कहा 0 इंडेक्स से आई में आया होगा 0, 0 इंडेक्स से आई प्लस मैक्स लेंथ, ठीक है, तो ये मैक्स लेंथ पे जा रहा है, ठीक है जी। तो ये इसने सेंटेंस को बना लिया, स्टेप वाला सीन किया हुआ, तो स्टेप का सीन भी आपको पता है। नेक्स्ट ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम इसको वेक्टराइज कर रहे हैं। वेक्टराइज वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, डिक्शनरी में हम जाके देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा टोटल सेंटेंस के अंदर लेंथ कितनी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो आपका टेक्स्ट है टोटल टेक्स्ट को आपने उसके कैरेक्टर निकाल लिए, यूनिक सॉर्ट कर लिया ना, सेट निकाला, सेट से यूनिक आपके पास आएगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसको सॉर्ट कर दिया। मैं पहले कोड चलाता हूँ और फिर इसको हम विजुलाइज करवाते हैं। देखें इस वाले कोड से क्या हुआ होगा, सेंटेंस की लेंथ हो गई टोटल, हमारे पास जो सेंटेंस लिखे हुए कितने लिखे हुए 1300, ठीक है। 4000 जबकि वर्ड थे, इसने कितने लिखे हैं 1300, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह 3 की स्ट्राइड से चल रहा था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपके पास क्या है, टोटल यूनिक लेटर ABCD, तो टोटल यूनिक लेटर कितने आपके पास 39, ठीक है। तो वहाँ पे ABCD इस तरह करके अगर आप निकालें, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ चार्ट्स, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल यूनिक कैरेक्टर्स ये हैं, आ रहे हैं इसमें ABCD \n स्लैश क्वेश्चन मार्क्स साइन और एक्सक्लेमेशन, ये टोटल यूनिक कैरेक्टर्स हैं आपके पास। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 के इंडेक्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, तो डिक्शनरी बना दी होगी यकीनन, ऐसा ही है, क्योंकि आप इसको वेक्टराइज करेंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप एक कॉलम वाइज बनाएं 0 1 2 3, तो अगर मैं 0 के ऊपर 1 लगा दूं, बाकी सब पे 0, इसका मतलब है लाइन चेंज हो रही है। अगर मैं 10वीं पोजीशन के ऊपर यानी क्या लगा दूं, 1 लगा दूं, बाकी सब पे 0 लगा दूं, इसका मतलब क्या है, कॉलन है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर लिखता हूँ P, तो मुझे बताएं कौन सी पोजीशन पे 1 लगेगा, 1 हॉट इन कोड पे 28 के ऊपर, और बाकी सब पे क्या होगा 0। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं। अशोक, डू यू वांट टू से समथिंग? आपस में बात करें। ओके, अच्छा चलें, ठीक है। तो ये हमने वही 1 हॉट इन कोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है X एंड Y के ऊपर, ठीक है। तो X एंड Y के ऊपर आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है, तो इसको भी मैं अलग सेल पे कर दूं ताकि आपको समझ आए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं X की वैल्यू देखूंगा, आपको पता है Y की वैल्यू देख लेता हूँ, 1 हॉट इन कोड वाला काम हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बुलियन के अंदर कन्वर्ट किया, तो बुलियन के अंदर बात तो वही है ना, एक के ऊपर सिर्फ ट्रू होगा, बाकी सब पे क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होगा, देखें एक के ऊपर सिर्फ ट्रू होगा, बाकी सब पे क्या है, फॉल्स। कहाँ पे ट्रू दिख रहा है, मुझे तो टी नहीं दिख पा रहा, टी इसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा सर, कहीं पे नहीं नजर आ रहा सर कोई ट्रू। 0 पे है ना सर, वो LN है, तो न्यू लाइन का कैरेक्टर है 0 पे आई थिंक, लेकिन इसमें फॉल्स है। अच्छा नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो दोस्तों इसने सिर्फ क्या किया है, अभी तो इसने कन्वर्ट सबके ऊपर 0 से कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1 लगाना है, ठीक है। तो 1 लगाना है, उसके लिए अब ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी वो कैरेक्टर मिलेगा उस पोजीशन के ऊपर 1 होगा, और बाकी सब पे क्या होगा, बाकी सब पे क्या होगा 0, ठीक है, यानी फॉल्स होगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके चलाता हूँ,
और अब मैं y2 लगाता हूँ, ठीक है। तो एक के ऊपर क्या होना चाहिए मिनिमम, अब कहीं दिख रहा है ट्रू? यस सर। सर एंड लास्ट में जी बिल्कुल यस ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ रही है कि किस तरह आपने इसको वन हॉट इनकोड में कन्वर्ट किया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जब ये चीज़ क्लियर है तो अब आगे हम चलते हैं लिसनिंग LSTM। अब ये मॉडल आप बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, आपने कैरेस इंपोर्ट किया, लेयर इंपोर्ट की, सीक्वेंशियल है, पहली LSTM लेयर है, ठीक है। इसके अंदर इनपुट शेप जो मैक्स लेंथ है, इतने आपके पास क्या होंगे कैरेक्टर, ठीक है, और आपके इतने वर्ड होंगे, सॉरी यानी इतने आपके पास ये लेंथ है, रोज एंड कॉलम, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो 2D आपके पास वो जा रहा होगा मैट्रिक्स। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ देखें कि लैंड मैंने किसकी दे दी है, चार्ट्स, जो यूनिक आपके पास क्या है कैरेक्टर्स है। अच्छा, यहाँ पे भी एक लेयर लगाइए, तो आप चाहें तो 2-3 लेयर लगा सकते हैं या नहीं जी दोस्तों? यस सर लगा सकते। लास्ट लेयर के जो आउटपुट होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं सर? एक्टिवेशन फंक्शन। आपके आउटपुट जो हैं जितने आपके यूनिक लेटर्स होंगे, ठीक है। तो यूनिक लेटर्स में कह लूँ या यूनिक इंडेक्स कह लूँ, बात तो एक ही थी। तो दोनों की मैं लेंथ यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ही लेयर बहुत है या एक और लेयर ऐड कर दूँ? पाकिस्तानी बन जाते हैं, एक और ऐड कर देते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। यहाँ पे आपको इनपुट बताने की जरूरत है या नहीं? सर इनपुट की नहीं। तो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? सर ये कॉमा हटा दें, ठीक है। तो ये हमने मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, बाकी समरी आप कर सकते हैं। इनवैलिड लाइन नंबर 5 के ऊपर ही आ रहा है, आपने कोई एक ब्रैकेट भी, सर एक ब्रैकेट सर अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अभी तक मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, मॉडल डॉट फिट तो कहीं नहीं किया ना? क्या मसला आया? डायमेंशन 3 एंडिम डिवाइस 128 से हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देते हैं, ठीक है। तो मैक्स 39 है ना, 39 से कम होना चाहिए, तो 64 कर दूँगा। क्या हो रहा है? इनपुट लेयर LSTM इनकॉम्पिटिबल, एंडिम 3 एंडिम 2, ओके। तो 64 LSTM डायरेक्टली आउटपुट के बिना लगता है? नहीं, कम से कम एक आपको देना पड़ेगा। तो 128, और अगर मैं इससे बढ़ा दूं, ठीक है, पावर 128 कितने होते हैं? 256 डबल पे भी नहीं हो रहा, नहीं, फिर इसको भी हम एक पे रखते हैं, ठीक है। बाद में इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ कोई इनपुट रखनी पड़ेगी शायद। नहीं, इनपुट शेप तो वो ऊपर से आके उसके साथ मर्ज हो जाती है ना, ठीक है। सर ये 128 के बारे में थोड़ा बता दें यार। ये ना हाइपर पैरामीटर है, और हाइपर पैरामीटर का मतलब है आप कुछ भी रख सकते हैं, और मोस्टली ये 2 की पावर पे हम रख रहे हैं, ठीक है। तो पावर 2 के ऊपर हम रख रहे हैं। अच्छा चलें, ये मॉडल आपने सेट कर दिया। अब यहाँ से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज़र ये पुरानी चीज़ है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर टेबल 4.1 से अगर हम देखें पेज नंबर 114 से, तो वहाँ पे कौन सा फंक्शन लगता है? लॉस फंक्शन, कैटेगोरिकल, ठीक है। ओके, ऑप्टिमाइज़र आपने लगाया हुआ है, और यहाँ पे अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई ना? मॉडल डॉट कंपाइल, कंपाइलेशन स्टेप है जी। ये LSTM में जो 128 यूनिट लिखा हुआ है, ये बेसिकली वो करता है, जस्ट लाइक वेट असाइन करेगा पे इधर? नहीं ये तो यार वही है ना, आउटपुट जनरेट करना, इतने इनपुट जाएंगे जैसा कि हमने फिल्टर पे किया था उस पे, जैसे हमने फिल्टर पे किया है, जिस तरह हमने डीप न्यूरल नेटवर्क में किया है, तो सेम वही चीज़ है कि कितने आउटपुट इससे निकलेंगे, इनपुट इतने जाएंगे, उससे आउटपुट इतने निकलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद ये रीसैम्पलिंग वाला जो हमने टेम्परेचर का फंक्शन बनाया था, ये दोबारा हमने बना दिया। ऊपर बना हुआ, बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये हमने दोबारा बना दिया। क्या जा रहा है? अच्छा, अब यहाँ से हम थोड़ा सा काम करने जा रहे हैं, टेक्स्ट जनरेशन विद लूप,
ठीक है। अच्छा मैंने ना इसको ना अलग कर लिया और इसको फिर एक साथ करके हम लूप पे भी चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसको अलग अलग करके समझते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने मॉडल को ट्रेन करना है और कितने इपॉक पे ट्रेन करना है, 10 इपॉक। आप चाहे तो 100 इपॉक कर लें, कम ज़्यादा कर लें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट है और आउटपुट है। बेस साइज कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। बेस साइज कितने का बैच उठाया? 128 का सर। अच्छा हमारे पास इस वक्त टोटल जो यानी सैंपल्स हैं वो कितने, सेंटेंस कितने हैं? 1375 ऊपर से 1300, ठीक है। तो 1300 समथिंग हमारे पास हैं। तो उसमें 128 फिर नेक्स्ट 128, तो पहला इपॉक कंप्लीट होगा, फिर दूसरे इपॉक के अंदर फिर यानी 128 करके मॉडल को ये ट्रेन करेगा। अच्छा फिर हमने क्या किया, अब हाँ ये जो आपके रैंडम जो टैक्स है इंटीजर, उसका इंडेक्स नंबर हम स्टार्ट और यहाँ पे जनरेट जो आपका टैक्स होगा वो यहाँ पे टैक्स में से हम स्लाइस करके उठा दें, ठीक है। तो ज़रा हम इससे देखते हैं कि पहले होगा क्या हम इसको सेंटेंस दे रहे हैं, एक रैंडम नहीं ना, 60 लेटर का कोई मैं सेंटेंस उठा के इसको दूँ। तो मैंने वो जो रियल टैक्स है ना उसमें से कुछ सैंपल्स उठाए, ठीक है, और उसका जो प्रेडिक्ट होने वाला जो टैक्स है नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए वो हमने यहाँ पे जनरेट करवाया। ठीक है, ये ट्रेन हो जाए। सर यहाँ पे बैच साइज उसके सेंटेंसेस के इक्विवेलेंट हमें सोचना है। नहीं हाँ बिल्कुल, टोटल जो है वो कितने, क्योंकि एक साथ मेमोरी में सारा में नहीं भेज सकता ना, तो इसलिए छोटा छोटा करके हम भेज, ठीक है। अच्छा तो अब ये हमारे पास क्या है, ये टैक्स है, ठीक है। अब इस टैक्स, इतना टैक्स मैंने दिया और आगे का टैक्स मैं जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझे? मैंने आधी थोड़ी सी इसको कहानी लिख के दी है, बाकी की जो कहानी है मैं इससे लिखवाना चाह रहा हूँ। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्परेचर कितना रखा है, टेम्परेचर कितना रखा है 20.2 का मतलब क्या है, क्या 0.2 का मतलब क्या, 20% हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस जो दे रहा होगा प्रोबेबिलिटी को दे रहा होगा, ठीक है। और इसको अगर मैं 1 कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, रैंडमनेस की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने टेम्परेचर 2 के ऊपर लिखा, कितने लेटर जनरेट करवाना चाह रहा हूँ मैं, लूप जो है अभी ना आपने पहले पे पहला कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर, तो इस तरह ये टेक्स्ट देके मैं टोटल कितने कैरेक्टर जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट प्रेडिक्शन 99, ठीक है 100, तो 9902 वो 100 ही जाएगा, ठीक है। तो 99 मैक्स इंडेक्स नंबर है। तो अब देखिए मैं इस कोड को चलाता हूँ, ठीक है। तो ये इसने क्या किए हैं, 100 आपके जो लेटर्स हैं उनके मिला के इससे आगे के लेटर क्या होना चाहिए, मोर ई दा सोर। अब ये इस तरह का जो वर्ड आ रहा है ना, तो आपको ये चीज याद रहे, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा जो था वो ज्यादा काम में। अच्छा और दूसरा, और देखें आप देखें सब लेटर जो आ रहे हैं वो एक जैसे आ रहे हैं, उसकी वजह सर इसने यूनिक नहीं उठाए, रिपीटेशन मतलब रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेशन आ रही बार बार। बिल्कुल रिपीटेशन आएगी, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ना। यस यस बिल्कुल, ठीक है। तो वो हर दफा प्रोबेबिलिटी यानी एंड की बन रही थी। अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ 0.6 करता हूँ, अब देख रहे हैं आप रैंडमनेस उठाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये क्या होगा, प्योर रैंडम। कोई सेंस ही नहीं हो सकता कुछ सेंस हो, लेकिन ये क्या है, प्योर रैंडम, ठीक है। तो हमें थ्रेशोल्ड या टेम्परेचर का जो भी यानी थ्रेशोल्ड कह लें, टेम्परेचर हम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं नंबर, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हाइपर पैरामीटर के तौर पे हमने सेट किया है कि कितना टेम्परेचर किस चीज़ को, क्योंकि बार बार देखो हम जनरेट करवा रहे हैं, हो सकता है कि प्योर रैंडम से बहुत अच्छा जनरेट हो जाए कहानी, ठीक है। हो सकता है नहीं हो रही, तो फिर आप क्या करोगे, प्योर रैंडम की जगह आप प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएं, तो आप नंबर कम करते हैं। तो इसलिए हम 0.5, 0.6, 0.7, अब ये देखो प्रैक्टिकल बेस है,
कोई मैं ये नहीं कह सकता कि 1 रखने से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है, 0 रखने से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो कुछ नहीं पता। सही है, तो ये आपने वर्ड जनरेट करवा दिया। अच्छा, मैं अगर चाहूँ इसको थोड़ा सा मॉडल को ट्रेन कर दूँ सबके ऊपर? यस सर, यस सर। क्या जा रहा है यार, हमारा थोड़ा सा तो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ गए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ना। क्या हुआ, इनवैलिड टैक्स। अच्छा, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ, तो जाहिर बात है ओपन वाला फंक्शन था ना यहाँ पे, ओपन वाला फंक्शन नीचे है ना, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। सर ये किरास पे भी एरर देगा, TensorFlow.keras as-tf कर लें सर, आगे भी किरास लिखा हो इन्होंने काफी जगह, उधर टेक्स्ट में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, tf लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्या क्लास लिख दिया ना मैंने, इंपोर्ट डायरेक्टली क्लास करवा दिया, ठीक है। सर ये तो आपने ये देगा। काम कर लिया, चेक कर लेते हैं, अभी आएगा तो उसको फिर उसी वक्त सेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं सारी डेटा के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ी जल्दी कर दिया यार, अगर कर दिया तो बड़ी जल्दी कर दिया। सर जुपिटर में 20,000 एरर दिया था सर। अब आपके सामने चला रहा हूँ मैं भी। मैंने सर जुपिटर में चलाया, एरर दिया था, फिर कोलैब पे चलाया सर अभी। कॉलेज यार जिंदाबाद, सारी आसानी। सर वो ट्रेनिंग पे अच्छा, लगा अब देखिए हुआ। मीनिंग नहीं चलता जा रहा है अभी ट्रेनिंग पे हम आए नहीं, नहीं। मेरा वाला सर कोलैब मैंने लगाया हो ना, वो ट्रेनिंग की कर रहा। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ना ट्रेनिंग थोड़ा शायद आपका ज़्यादा ले, क्योंकि मैंने ना इसको चंक करके ना अलग कर दिया उसके अंदर, तो वो थ्रेशोल्ड चेंज करके सो इपॉक, फिर थ्रेशोल्ड चेंज करके टेम्परेचर चेंज करके बार बार ट्रेनिंग अलग अलग उसके ऊपर कर यस सर, सेम वो ये भी। कर रहा सर। हाँ, तो मैंने उसको छोटा कर दिया, चंक कर दिया ना, ताकि हम समझ सकें, और उसके बाद फिर तो अभी ये 10 इपॉक लेगा। अब थोड़ा सा वर्ड ना आपको कुछ समझ भी आएगा, तो इसका मतलब है मैंने जो भी मॉडल ट्रेन करवाया ना, अब छोटी सी मैं एक कहानी लिखूं और आगे की कहानी ये खुद लिखे, और वो कितने लेटर की होना चाहिए, कितने वर्ड की होना चाहिए, वो यहाँ पे आप बता देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं ये कह दूं कि भाई लेटर वाइज है, तो इसका मतलब है रैंडमनेस अगर आप शामिल करते हैं तो कुछ इस तरह के वर्ड होंगे जो ज़िंदगी में आपने पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, या वो ग्रामर का पार्ट ही नहीं होंगे। अच्छा, आप वाला काम जो है ना, किताब वाला काम अगर आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। नीचे वो कोड मैंने किया हुआ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यस सर, अभी सर फिफ्थ इपॉक पे बहुत ज्यादा काफी देर होगी लगाए हुए। तो उसकी वजह बता दी ना, टेम्परेचर वाला वो सीन है ना उसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर उसने सेट किया हुआ। यस सर, पॉइंट 2 पे भी है सर, और सिंटैक्स लिखा हुआ है सर। चलो 9 इपॉक तक पॉइंट 2, 0.5, 1.0 और 1.2 पे सर। ठीक है, और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अब आपकी क्लियर है कि टेम्परेचर से क्या होता है? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे, ठीक है जी, टेम्परेचर लेते हैं और 100 लीटर की जगह में 200 लीटर जनरेट करवा दूं, चलें 400 करवा दूं, क्या अब देखिए मीनिंगफुल निकल रहा है। और such religious of all these fan also it with the carry is even of the present man to with man and something, अब वो पता नहीं क्या उसकी है, लेकिन आप देखिए वर्ड जो है सर वर्ड सारे बिल्कुल सही हैं, कोई सीधे से पहले या वो वाली नहीं है, ठीक है। पहले तो रिपीटेशन आ रही थी। इसको मैंने छोटा सा सेंटेंस दिया, ठीक है, एक छोटा सा ये सेंटेंस हमने दिया, इसके अगेंस्ट इसने आगे की कहानी खुद मुकम्मल कर दी। ये समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब देखें, लिखवाना, मशीन से लिखवाना कोई मुश्किल काम है? अच्छा, अब आप अल्लामा इकबाल की शायरी को, ठीक है, और जो भी आप पोइट हैं, कायद आज़म को तो मैं नहीं कह रहा कि वो शायर थे, ठीक है, और हो सकता है वो शायर हों, तो ये आप लोग ने अगर हिस्ट्री में पढ़ा हो तो उनकी शायरी मैंने नहीं देखी अभी, ठीक है। तो इस तरह यानी आप शायरी वगैरह, पोट्री वगैरह लेके जनरेट करवा सकते हैं। इसका मतलब है जो शायर मर चुके हैं ना,
उनकी यानी शायरी अगर आप आगे ज़िंदा रखना चाह रहे हैं तो मशीन से जनरेट करवा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, समझ आया किस तरह हम देखें टेक्स्ट जनरेट करवा रहे हैं। तो NLP हमने मशीन के ज़रिए जो आपकी सन स्क्रिप्ट थी उन्होंने जनरेट करवाई गई। इसी तरह मैं बात कर रहा था म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक वाला जो है ना, मैं जस्ट आपको इसकी लैब दिखा देता हूँ, आप लोग के साथ शेयर करनी है मुझे याद दिला दीजिएगा। ये डेटा सेट वगैरह है, बल्कि मैं गलत कर रहा हूँ, चले मैं बाद में शेयर करूँगा। सोल्यूशन आपको दिखा दूँगा तो बचेगा ही क्या, ठीक है। तो मुझे याद आएगा मैंने सोल्यूशन खोला हुआ, तो उसके अंदर बाकायदा जो म्यूज़िक है ना, चलें कुछ थोड़ा सा तो दिखाई दें, पूरा डेटा ना देखें तो थोड़ा तो डेटा आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सॉन्ग को ना प्ले भी कर रहा है कुछ डेटा में जनरेट करवा के, लेकिन वो फिर वो बंद हो जाएगी ना टर्मिनल। तो यहाँ पे आपके म्यूज़िक जनरेट होगा, ठीक है, इसने लोड किया है। उसके बाद यहाँ पे यूनिक उसके जो भी मॉडल है, MIT का ये स्पेशल यानी डीप लर्निंग का मॉडल है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। और मैं यहाँ पे सिंपल प्ले करूँगा तो बाकायदा ये जनरेट किया हुआ आपका जो म्यूज़िक है वो प्ले करके दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने टेक्स्ट तो जनरेट करवा लिया, आप म्यूज़िक भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का असाइनमेंट होगा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। मुझे याद दिला देगा कि सर वो असाइनमेंट शेयर कर दें। जी दोस्तों, बेसिकली क्या करना है? असाइनमेंट क्या करना है उसमें बता दूंगा ना। असाइनमेंट क्या करना है उसमें यही करना है कि म्यूज़िक जनरेट करवाना है, कुछ कोड लिखा हुआ होगा, कुछ कोड मिस होगा, वो मिसिंग कोड आपको फिल करना है, उससे आपका म्यूज़िक जनरेट होगा। और कुछ आपको टास्क दी हुई होंगी कि पॉग बढ़ाने से क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, लेयर्स बढ़ाने से क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो 3 या 4 आपके क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं एक्सपेरिमेंट करके। यस सर, इंशाल्लाह। तो जस्ट आपको वो एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो आप देखते हुए कर लेंगे। अच्छा जी, आगे के अगर हम कोड देखें तो आगे के कोड बहुत ही इसके आसान है। इसमें सिर्फ ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0.2 0.5, ठीक है। तो अब इसने यानी 400 का ना वर्ड सेंटेंस वही दे रहे हैं हम, ठीक है। और ये अलग अलग सेंटेंस दे के हम क्या कर रहे हैं, उससे टेक्स्ट जनरेट करवा रहे थे ना। ये देखिए, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, तो चारों यानी थ्रेशोल्ड के ऊपर आप अलग अलग कुछ सेंटेंस देखें। 0.2 थ्रेशोल्ड पे क्या आ रहा है, ठीक है, तो उसने एक कहानी पूरी जनरेट करवाई, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या होगा, मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड के ऊपर इसने मॉडल को ट्रेन किया होगा, सही है। तो थ्रेशोल्ड क्या गया आपके पास 0.2, इसका मतलब क्या है 0.2 का मतलब क्या है, मुझे कोई बताएं। किसकी तरफ है? प्रोबेबिलिटी की तरफ है। प्रोबेबिलिटी की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये 1.2 का मतलब क्या है, तो ऊपर चला गया यार, 100 से ऊपर जा रहा है। और फिटिंग सर, रैंडम से तो रैंडमनेस क्या बहुत ज्यादा बढ़ा देगा ये 100 से भी ऊपर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 0 to 1 होती है, ठीक है। तो इसने अब 1 से ज़्यादा बढ़ाई है, बढ़ा सकते हैं, देख लें, ठीक है। लेकिन ये है कि मैक्स वो 100% ही जा रहा हो, 100% से ज़्यादा तो है ही नहीं। वो स्केलिंग कर लेगा सर, आई थिंक स्केलिंग कर लेगा वो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, टेक्स्ट कैसे जनरेट होता है? नो सर। अच्छा, अब हम चलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क, डीप ड्रीम की तरफ। डीप ड्रीम यानी आपकी मशीन न्यूरल नेटवर्क किस तरह, जी। एंड ये क्वेश्चन ये था कि इसमें जो टेक्स्ट हमने दिया है वो तो हमने ऑलरेडी जिस टेक्स्ट पे ट्रेन किया था वही दिया था। अगर हम रैंडम टेक्स्ट इनपुट दें तो उस पर इसको कहेंगे जनरेट कर, तब भी ये करेगा? हाँ बिल्कुल, रैंडम आप विकिपीडिया से टेक्स्ट उठा के दे दें, किसी टॉपिक के ऊपर टेक्स्ट उठा के दे दें, तो कोई भी किसी रिसर्च पेपर के ऊपर आप चीज़ें उठा के दे दें तो रिसर्च पेपर की तरह वो रिसर्च जनरेट करने लग जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर उठा के दे दें तो वो क्वेश्चन जनरेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की वो चीज़ है। आपने यानी बहुत सारी यानी किताबें पढ़ाई, उससे यानी मुख्तलिफ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन को भी जनरेट करने लग जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं कि आपने पूरी किताब पढ़ी, उसकी समरी जनरेट करते हैं, ठीक है। आपने पूरी किताब पढ़ी, 5 क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस तरह का काम बहुत सारा लोगों ने किया है, रिसर्च पेपर हैं, तो एजुकेशन के अंदर इस तरह के काम चल रहे हैं।
तो डिपेंड करता है आपका इनपुट क्या है। अब वो इनपुट आपकी कोई किताब हो सकती है, इनपुट आपका कोई विकिपीडिया से आपने स्क्रैप करके डेटा उठाया हो सकता है, तो XYZ आपका इनपुट हो सकता है। इनपुट और आउटपुट आपको एडजस्ट करना है। तो मेरा भी एक सेंटेंस था, उसके अगेंस्ट नेक्स्ट करेक्टर था। आप इसकी तरह क्या कर सकते हैं, आपका एक सेंटेंस होता या पूरा एक चैप्टर होता, उसके अगेंस्ट एक समरी होती, पूरा एक पैराग्राफ होता, उसके अगेंस्ट एक समरी होती। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से जनरेट करना चाहें, इनपुट एंड आउटपुट। तो वो आपकी वो चीज़ें जनरेट कर देगा। सर ये एक चैप्टर एक्चुअली सर इसको एक चैप्टर दे के तो उसके बेस पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है वो भी जनरेट करवा सकते हैं। हाँ, पहले तो देखो आपको करना ये पड़ेगा कि आपका पूरा चैप्टर और उससे ऑब्जेक्टिव वाइज जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो भी ऑप्शंस होते हैं, वो आउटपुट के तौर पे देना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको इनपुट डेटा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाए, मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसके बाद वो LSTM के थ्रू जनरेट करवाएगा न्यू आने वाले क्वेश्चंस। सही। ठीक है, तो आपके डेटा को एडजस्ट करना ये सबसे यानी मुश्किल काम के लिए, बाकी तो कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो सबसे मुश्किल काम आपका क्या है? डेटा हैंडलिंग भी, डेटा को एडजस्ट करना, प्री प्रोसेसिंग, बाकी तो सारा काम आसान है। अच्छा जी, ये चीज हो गई सर। ये जो पर्सन टू पर्सन यानी कि ये जो मतलब रिजल्ट में भी जो डिफरेंस आता है उसमें भी डेटा इनपुट पर्सन टू पर्सन अगर वेरी कर रहा है या उसकी टेक्निक फर्क है तो उसका यानी कि एंड रिजल्ट में भी उसी तरह इम्पैक्ट आएगा। नहीं, दोबारा सवाल करें तो फिर सर मतलब 3 बंदों ने मतलब डाटा ट्रेन किया, किसी ने प्री प्रोसेसिंग डिफरेंट थी, तो तीनों को जो रिजल्ट पे उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना फाइनल, जो भी उसे जनरेट करवा रहे हैं एंड पे हम। तीनों की आप कह रहे हैं प्री प्रोसेसिंग अलग है जी, तो फिर तीनों अलग वो होगा, अलग होगा, तीनों का अलग होगा, तीनों के रिजल्ट भी अलग होंगे। लेकिन अच्छा देखिए, रैंडमनेस अगर आपने डाली तो आपने फर्स्ट टाइम वो चलाया होगा प्रेडिक्शन या जो कहानी जनरेट करवाई होगी, नेक्स्ट टाइम आप जनरेट करवाए दोबारा वो अलग होगी, क्योंकि उसमें रैंडमनेस है। और अगर आपने रैंडमनेस 0 करी हुई है, प्रोबेबिलिटी है, तो हर दफ़ा वही कहानी जनरेट होगी। सही। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप अपने मॉडल से हर दफ़ा वही कहानी जनरेट करवा रहे हैं या रैंडमनेस के साथ जनरेट करवाना चाह रहे हैं। सर अगर क्विकली टेम्परेचर वाला जो पार्ट है उसको एक दफ़ा 2 मिनट में अगर रिव्यू कर दें, लास्ट पार्ट बिल्कुल उसको हम कर देते हैं। देखिए, टेम्परेचर वाला पार्ट जो है ना, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ टॉप पे। ये क्या करता है, आपके जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन का लेटर है ना, प्रेडिक्शन की आपके पास आई थी सॉफ्टमैक्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उन प्रोबेबिलिटी में जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम उन प्रोबेबिलिटी को ना चेंज कर देते हैं इस फंक्शन के थ्रू। ये फंक्शन क्या करता है, ये रैंडमनेस उसमें शामिल करता है या प्रोबेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे इसकी 1 वैल्यू डालता हूँ तो वो प्योर रैंडमनेस यानी जो भी आपकी चीज़ें सिलेक्ट हुई है ना, प्रोबेबिलिटी आई, उनमें से कोई भी एक लेटर उठा लेगा। ठीक है, 1 का मतलब है, 0.5 का मतलब है, या चलें 0.1 का मतलब है, 0 का मतलब अगर मैं डालता हूँ तो प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी प्रेडिक्शन के अंदर उसको उठाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि आपकी सॉफ्टमैक्स के ज़रिए प्रेडिक्शन आई A C सर ये समझ गया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3, इसकी 70% और इसकी है आपकी पूरी होगा ना 0%। ठीक है, तो अगर मैं आपका टेम्परेचर 0 देता हूँ तो 0 का मतलब है हर दफ़ा जब भी मैं सिलेक्ट करूँगा A, जब भी सिलेक्ट करूँगा A, जब भी सिलेक्ट करूँगा A। ठीक है, और अगर मैं इसको देता हूँ 1, सर ये टेम्परेचर वाला समझ आ गया सर। हाँ सर, ये समझ आ गया जो आखिर में जहाँ पे ये टेम्परेचर वाला यूज़ हुआ है ना कोड में, जो आखिरी पार्ट था इसका, इस बुक का, जहाँ पे वो वाला समझा। ये तो समझ आ गया। उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ना इसकी ट्रेनिंग को ना पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया। क्या हो रहा है, ये खुली हुई ना कॉल ऐप, ये ना। ठीक है, इसको आप देखें, टेम्परेचर की वैल्यू ना हमने अलग अलग टेम्परेचर पे मॉडल को ट्रेन किया। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, प्रोबेबिलिटी यानी दरमियानी थी, फिर प्रोबेबिलिटी यानी की तरफ ज़्यादा था, 1 यानी रैंडमनेस, और रैंडमनेस मैंने यानी और ज़्यादा यानी 1 से ऊपर भी करना चाहा। ठीक है, तो ये बस यानी अलग अलग थ्रेशोल्ड के ऊपर आपकी कहानी जनरेट करवा रहा है।
सही है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर की वैल्यू जैसे मैं ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट खुद डाल रहा था ना और जी, जी। कहानी जनरेट हो रही थी, वहां पे वो क्या कर रहा है, लूप में डाल दिया कि यार पहले इसके ऊपर जनरेट करके देखो उससे क्या कहानी आएगी, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे। तो आप अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर कहानियां जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हर दफा उसको मॉडल को उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर ट्रेन करवा रहा है। इपॉक क्या है आपका, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इपॉक ट्रेनिंग करवा रहे हैं यहाँ पे, ये हर दफा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करवा रहा है, ट्रेन आपका मॉडल एक दफा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि आप देख सकते हैं कि मॉडल आपका ट्रेन हो रहा 60 दफा। ठीक है, तो ये आपकी यानी कहानी चल रही है, बाकी तो आसान है। सही, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। डीप, ये काम समझ आ गया ना दोस्तों? यस सर। मैं इसको डाउनलोड कर लूं? सर इसमें जो टेम्परेचर की वैल्यू हम 3 या 4 दे रहे हैं मतलब है, तो इसमें जो आउटपुट आ रही है वो पहले को उठाएगी, दूसरी को तीसरी को, ये थोड़ा सा मुझे मेरे जन्म नहीं आ रहा सर। टेम्परेचर की वैल्यू अगर मैं 0 देता हूं तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी हमेशा उसको उठाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 0.2, 0.3, 0.5 तो इसमें रैंडमनेस होगा कि टॉप 3 को उठा लो, कोई भी एक, टॉप 5 में से कोई एक उठा लो। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से फिर वो नहीं सर, जिसमें हमने ये 4 वैल्यूज दी हैं इसकी, तो इसमें से कोई भी रैंडमली उठा लेगा वो? नहीं, फॉर लूप ये की लूप बात चल रहा है ना, ये लूप चल रहा है। ये पहले में टेम्परेचर 20% के हिसाब से यानी मॉडल की प्रेडिक्शन करवाएगा, फिर ये 0.5 की बेस के ऊपर प्रेडिक्शन करवाएगा। जैसे मैं ऊपर एक एक खुद चेंज कर रहा था ना, अब मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना, 0.5, 0.2, 0.3, 0.7, किसके ऊपर कहानी अच्छी लिख रहा है तो मुझे पढ़ के देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं चलो पढ़ तो लूंगा लेकिन बार बार लूप चलाऊं फिर पढ़ूं फिर चलाऊं। अच्छा सर, ये जो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लूप के बाद, लूप चलने के बाद हम खुद रीड करके टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सबसे अच्छी है, या हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स आती हैं कि हम उसकी बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि जी इस जो है ना वो टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन या स्टोरी वो बेहतर है? देखें, जिस तरह हमारे पास यानी एप्रिसिएशन रिकॉल वगैरह होती है, ठीक है, तो इसमें भी यानी सॉफ्ट मैक्स है और आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन, बल्कि नहीं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो डेफिनेटली आपकी यानी वो रॉकर्स वगैरह और प्रिसीजन के टेबल्स वगैरह वो सारे यूज करते हैं, उसके जरिए आप देख सकते हैं कि मॉडल कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके जरिए आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये परफेक्ट प्रेडिक्ट करेगा। सर इसी नोटबुक में जो फर्स्ट सेल है ना वो 1 मिनट दिखाएगा टेम्परेचर का फंक्शन बनाया हुआ लॉग्स वगैरह वो लगा के, मैं जस्ट इसको डाउनलोड कर लूँ, ये आईपाइथन नोटबुक, और ये आप लोग की क्लास डेटा PIC बेच 3 इस्लामाबाद और चैप्टर 8। इससे पहले मैंने चैप्टर 8 का फोल्डर नहीं बनाया था। नहीं, आपके पास 2 फोल्डर्स आ रहे थे इस्लामाबाद बैच 3 के, तो शायद दूसरे वाले में। नहीं, ये 3 वाला तो यही है ना। 3 के अंदर वैसे 3 बने हुए होंगे, बैच 1, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3। ये क्वार्टर 3 का था। ठीक है, अच्छा अब इसको ना किताब के मुताबिक आप लोग खुद चला लेंगे। ठीक है, मैं इतना ही कोड रख रहा हूँ, बाकी आप खुद चला सकते हैं, सारा यही यानी सैंपल है। अच्छा, किसी ने सवाल किया है कि सबसे टॉप वाले कोड के बारे में डिस्कस करना है। जी क्या पूछना है इसमें? सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में दूँ ना वेट्स होंगे। ठीक है, वेट्स क्या है, मैं एक डमी आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास 4 वर्ड हैं। ठीक है, 4 वर्ड हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.3, ठीक है, 0.4 और 0.1। ठीक है, ये यानी चांसेस हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो सिलेक्ट होने के दूसरे नंबर पे जो भी चीज़। मैं इनको दोबारा से ना रीसैम्पल कर दूँ, इनके जो वेट्स हैं इनको दोबारा से अपडेट कर दूँ, लेकिन उनका सम क्या आना चाहिए? उनका सम आना चाहिए 1 ही आना चाहिए।
ये चीज समझ आ रही? ठीक है। अच्छा सर तो अब हम क्या रीसैम्पल क्योंकि ये तो एक तरह से सॉफ्टमैक्स का आउटपुट आया ना ये हाँ, कि इस वर्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी। अच्छा अब देखिए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उठाता हूँ तो हमेशा कौन सा वाला लेटर उठेगा? 0.4। ठीक है, 0.4। चले हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो हमेशा 0.4 वाला उठेगा। अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो क्रिएटिविटी आई नहीं। फिर क्रिएटिविटी का मतलब है, हम कह रहे हैं ये आपका जो भी आर्टिस्ट है उसकी स्किल्स को ऑगमेंट करना है, तो ये तो ऑगमेंटेशन हुई नहीं है। तो हमेशा जो उसने ट्रेन किया है, जो सीखा हुआ है, वही प्रेडिक्ट करवाएगा। ऐसा ही है ना सर? तो टेम्परेचर 0.5 है तो वो 0.3 और 0.4 में से लेगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम यहाँ कह रहे हैं 0.5 है, इसका मतलब है कि आपकी जो ठीक है 50%, ठीक है, या इन सब में से 50% चांसेस हैं, 50% जो भी टॉप आपके पास यानी डेटा है उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर, ठीक है। तो वो कभी आपका 3 वाला भी उठा सकता है, 2 वाला भी उठा सकता है, 4 वाला भी उठा सकता है। तो ये रैंडमनेस थोड़ी सी हमने शामिल कर दी। तो अब ये क्रिएटिविटी आप, अदरवाइज वो हमेशा टॉप वाले को उठाता। तो हमने थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालने के लिए सिलेक्शन करते वक्त प्रेडिक्शन में से कौन से लेटर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने रैंडमनेस डाली। नहीं समझ आई क्या? लॉक क्या करता है, आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, कोई चंक ज़्यादा है कम है, उसको एक जैसे रेंज में लाता है। टेम्परेचर से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर के अंडर में ही आप यानी लॉक्स की वैल्यू वो जनरेट करेगा ना, ठीक है। और उसके बाद एक्सपोनेंट, आपको पता है एक्सपोनेंट का अपना फार्मूला होता है। और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एक्सपोनेंट लेने के बाद आई है, सम टोटल उससे डिवाइड कर रहा है। तो ये यानी इसका जो वेट मैं दूंगा ना, ये इसको दोबारा से रीइनिशियलाइज कर देगा और इनकी वैल्यू देखें क्या करता है। सर ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये आउटपुट है हमारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं? हाँ ये आउटपुट है, ये प्रेडिक्शन के बाद आई है ना, रीवेट। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास करके देखता हूँ। देख रीवेट कर दिया उनका, यानी 0.2 था 0.3, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई। देख रहे हैं हर दफा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा। 0.5 पे ही है ना, थ्रेशोल्ड चेंज जब मैं करूँगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो ये इसका सर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चेंज कर रहे हैं? 0.3 और 0.4 वाले बस उठाने लग गए ये सिंपल। नहीं रैंडमली कोई उठाया, ठीक है। इनमें से इनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2 थी, अब ये 0.1, इसकी 3 थी, इसने 3 ही लेने दी, इसकी 4 थी, इसकी इसने बढ़ा दी, ठीक है। और यहाँ पे 1 थी, इसकी इसने कम कर दी। तो इसका मतलब है अभी सबसे ज्यादा जो आर मैक्स में निकालूंगा, ये कैरेक्टर सिलेक्ट होने के चांसेस, ठीक है जी। तो बस इसका इतना सा काम है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन, नहीं सॉरी मैं व्हाट इज फिल्टर विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइज करेंगे फिल्टर। CNN के अंदर आपको याद है आपके लेयर के ऊपर हम अप्लाई करते थे फिल्टर्स, ठीक है। और फिल्टर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती थी, ठीक है, या उस फिल्टर की कौन सा फिल्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो खुद ब खुद वो फाइंड कर लेता था। अच्छा अब हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है, रूल आप समझें, रूल क्या करता है CNN, या फिर मैं इसकी बात करता हूँ डीप ड्रीम। डीप ड्रीम क्या करता है, आपकी लेयर और लास्ट लेयर से पहली वाली लेयर, ठीक है, इनके फिल्टर में कौन से फिल्टर की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम या किस फिल्टर की सबसे मैक्सिमम यानी आउटपुट होगी आपकी इस तस्वीर, ठीक है। यानी मैं फिल्टर अप्लाई करता था, अलग अलग 28 फिल्टर अप्लाई किए, 1 फिल्टर अप्लाई किए, तो मैं अगर इस फिल्टर को अप्लाई करूं तो इस फिल्टर की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएंगी। तो
तो आपको याद है आप कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव निकालते थे और जहाँ पे आपका डेरिवेटिव का स्लोप 0 होता था वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती थी, ऐसा ही है ना, लॉस सबसे कम होता था और वहाँ पे उसकी यानी आउटपुट या कम्बिनेशन सबसे ज़्यादा होती थी चैनिंग रूल वगैरह के, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपको यही कहता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास था ग्रेडियंट डिसेंट था, अब ग्रेडियंट एसेंट पढ़ेंगे। डिसेंट का मतलब होता है बॉटम की तरफ जाना यानी लॉस को कम करना, एसेंट का मतलब क्या है, लॉस को बढ़ाना, ठीक है, वर्ड समझ आया? यस सर। डिसेंट का मतलब लॉस को कम करना और एसेंट का मतलब क्या है, तो अब मैं ग्रेडियंट एसेंट यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ पहले हम कोड देखते हैं फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने क्योंकि जीपीओ पे चलाना है, वर्जन के थोड़ा सा मसला आता है, तो हमने ईगर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो आपके पास बैकएंड के ऊपर है उसको हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ये तो सेशन ये डायरेक्टली आया क्योंकि 2 नोटबुक एक साथ खोली में, तो इस वजह से ये हमारे पास विंडो आई, अदरवाइज नहीं आती, ठीक है। तो अभी ये कोड अब फर्स्ट टाइम हम चलाएंगे। मैं यहाँ से देख लूँ रन टाइम के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया हुआ जीपीयू, ओके। अच्छा, अब पहली शर्त ये है, जब भी आप डीप ड्रीम अप्लाई करते हैं ना, डीप ड्रीम पे आपकी सेकंड लास्ट लेयर या जो भी आपकी लास्ट लेयर्स हैं या किसी भी लेयर्स के ऊपर किस फिल्टर की सबसे मैक्सिमम आउटपुट होती है, ठीक है, किस फिल्टर पे यानी किस फिल्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा इस तस्वीर पे मैक्सिमम होती है, तो हमें फिल्टर की वैल्यू फाइंड करनी है और लॉस को बढ़ाना है, ठीक है, बेस्ड ऑन आपके इनपुट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जब फिल्टर विजुलाइज करवाते थे तो मैक्सिमम किसी भी यानी 2 वाले को हम देखते थे लास्ट लेयर के ऊपर, सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम किस इफेक्ट ने यानी कौन सी आपकी फिल्टर ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया। दूसरा फिर हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि जब हम डीप ड्रीम की बात करते हैं ना, डीप ड्रीम के ऊपर हर फिल्टर की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वहाँ पे एक फिल्टर की मैक्सिमम वैल्यू किस तस्वीर पे होती थी, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, हर फिल्टर की मैक्सिमम आउटपुट आपको कहाँ मिलती है, इस तस्वीर पे। तो वो सारी की सारी हम शेप लेते हैं, ठीक है, या फिल्टर्स की वैल्यू लेते हैं और उसको हम पहले रूल ये कहता है कि एक छोटी साइज़ की तस्वीर लो, उसके ऊपर मैप करो, फिर थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दो, उस पर मैप करो, फिर थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दो, उस पर मैप करो। तो ये रेजोल्यूशन कम से स्टार्ट करता है और रेजोल्यूशन लूप में बढ़ा के उसके ऊपर जो भी उसने फिल्टर लेंथ किए होते हैं ना वो वहाँ पे डिस्प्ले करवा देता है। तो अगर मैं आपको किताब में से भी यहाँ पे दिखा दूँ कि किस तरह है डीप ड्रीम, ये देखें उसमें डॉग की आई, फिश की आई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिला के हेलोजिनेशन जो आपकी खिलाती है, ठीक है, नफ्सियाती मरीज़ जो होते हैं उनको दिन में जागती आंखों से भी हेलोजिनेशन होती है। उसमें क्या मतलब है कि आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती जो होती, ठीक है। तो डीप ड्रीम भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ें यानी जो इसने लर्न की होती है मुख्तलिफ पैटर्न से, फिल्टर से, उन फिल्टर्स को वो मैप कर देता है किसी भी तस्वीर पे जिस पे भी आप करवाना चाहें। इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास प्री ट्रेन पहले से ट्रेन हुआ CNN का कोई भी मॉडल होना चाहिए। मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि ऐसे मॉडल से आप करें, मैं क्या कह रहा हूँ कि CNN का कोई भी प्री ट्रेन क्या होना चाहिए आपके पास, जी दोस्तों, क्या होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, पहले से ट्रेन हुआ वो कोई सा भी मॉडल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब कहानी थोड़ी सी आपको याद रखनी है कि मुझे सबसे पहले डीप ड्रीम अप्लाई करने के लिए कोई सा भी CNN का आर्किटेक्चर या मॉडल उठा लूँ, इंसेप्शन ब्लॉक उठा लूँ, VGG 16 उठा लूँ, 19 उठा लूँ, ठीक है, कोई सा भी मॉडल जो पहले से ट्रेन हुआ बेशक वो रिग्रेशन पे हुआ क्लासिफिकेशन के ऊपर क्लासिफिकेशन कुछ भी, वैसे ज़्यादातर पिक्चर्स के ऊपर जो होता है वो आपकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। एलेक्सनेट उठाने तो एलेक्सनेट की मुझे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताएं क्या है उसमें। सर वो इमेजनेट का कंपटीशन जीता था 2012 में जो विनर था। इमेजनेट ही है, ठीक है, इमेजनेट के ऊपर ही ट्रेन हुआ है ना, तो 10,000 उसके अंदर क्लासेस हैं, सही है, उठा सकते हैं। CNN का है ना बस, CNN का आर्किटेक्चर है तो CNN का कोई भी आर्किटेक्चर उठा लें, मैं कह रहा हूँ हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता,
CNN होना चाहिए। इसमें यूज भी ImageNet ही हुआ हुआ है। ImageNet हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम VGG16 को उठा कैरिस को बैकएंड के। अच्छा, अब देखो मैं कैरिस को बैकएंड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अपने यानी जो लॉस फंक्शन है और ग्रेडियंट एसेंड या डिसेंड जो है वो अब मैं खुद लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले थोड़ा सा हमें इसको देखना पड़ेगा। मैं इस कोड को चलाता हूँ, ठीक है। ये मॉडल इन्होंने क्या किया, लोड किया है। टॉप को इन्होंने क्या कर दिया, फॉल्स, यानी लास्ट वाली लेयर जो आपकी थी, कौन सी वाली, डीप न्यूरल नेटवर्क की ना, डेंसली कनेक्टेड लेयर, उसको इन्होंने शामिल नहीं किया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना मॉडल डॉट समरी में देखूँ, मॉडल डॉट समरी ट्रांसफर लर्निंग हो रही है इसीलिए इसने टॉप को पास किया है। हाँ, वो ट्रांसफर लर्निंग वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने कौन सी वाली ली है, यहाँ पे लेयर का नाम देखें, कौन सी लेयर ले रहा हूँ मैं, ब्लॉक 3 कॉवनेट। आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो ब्लॉक 3 कॉवनेट 1 है 2 है, 1 वाली। तो इतनी सारी हमारे पास लेयर थी, 1 है 2 है, तो इसने 3 वाली ली है ना। तो आप मुख्तलिफ लेयर के ऊपर क्या अप्लाई होते हैं, फिल्टर अप्लाई होंगे। तो मैं चाहूँ सबसे लास्ट वाली लेयर के ऊपर भी फिल्टर चेक कर सकता हूँ ना, यहाँ भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम किताब के मुताबिक पहले चेक करते हैं, जो मैंने चैप्टर 5 के अंदर हमें डिफाइन किया था। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, इस लेयर के ऊपर जो फिल्टर है, अब उसके अंदर कितने फिल्टर हैं, इस लेयर के अंदर अगर आप फिल्टर देखें कितने फिल्टर अप्लाई हो रहे थे, लाइक 256 के करीब, यानी इसमें फिल्टर वगैरह अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, आउटपुट जो इससे निकल रहे होंगे। तो आपने उनमें से कौन सा वाला फिल्टर उठाया, पहला फिल्टर। आप दूसरे फिल्टर को देख लें, तीसरे को देख लें, चौथे को देख लें, तो जो भी उसके फिल्टर हैं, मैं से पहला फिल्टर जो है उसको देखना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मॉडल डॉट गेट लेयर, लेयर का नाम जाएगा और उससे जो भी आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट लेयर में आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, जो भी यानी उनका यानी तमाम की तमाम फिल्टर इंडेक्स है। फिल्टर इंडेक्स क्या है, लास्ट वाला फिल्टर या पहला फिल्टर, पहले फिल्टर की तमाम जो भी वैल्यूज़ हैं, वेट्स हैं, उन तमाम वेट्स को मैंने उठाया और उसका मीन ले लिया। एक स्केलर वैल्यू चाहिए होती है ना हमें लॉस के अंदर हमेशा। जब भी हम ग्रेडियंट के ऊपर लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये बात याद है अच्छी तरह कि हमें एक स्केलर वैल्यू चाहिए होती है, सही है, ऐसे ही है ना। तो वो मीन से निकाल के भी हो सकती है, वो सम से भी हो सकती है, ठीक है, वो मॉड से भी हो सकती है। तो वो कोई भी तरीका, कोई भी ट्रिक आपकी रिसर्च का पार्ट है, आप किस तरह कर रहे हैं। तो हमने उसका क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। कौन से वाले का, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कर सकते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई स्केलर वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप मुख्तलिफ टेक्निक अप्लाई करें, ठीक है। तो एक स्केलर वैल्यू लिया है किसी भी तरीके से, तो वह स्टैंडर्ड डेविएशन से आती है, ठीक है। लेकिन फिर बात यही है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हम डिसाइड करेंगे कि मीन से अच्छे रिजल्ट आए, मॉड से आए, मीडियन से आए, कौन सी टेक्निक से सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। इस सिनेरियो में कौन सी टेक्निक यूज करनी है और रिसर्च के साथ अभी हमने मीन किया है ना, मीन ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये आपको याद रहे, मैं बैकएंड के तौर पे कैरिस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जितनी भी ये चीज़ें अभी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये बैकएंड के ऊपर ग्राफ बना रही है, यानी ये कोड अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये बैकएंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। जब मैं आइट्रेशन चलाऊँगा, आगे जाके मैं आइट्रेट का एक फंक्शन बनाऊँगा, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो अभी जस्ट क्या हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपकी इस लेयर के नाम को उठा रहे हैं, उसके जो भी आउटपुट निकले हैं, उसके आउटपुट में बहुत सारे यानी आपके फिल्टर निकले थे। तो मैं कौन से वाले फिल्टर को चेक कर रहा हूँ, जस्ट फर्स्ट कौन से इंडेक्स, अच्छा फर्स्ट का मतलब है 1 इंडेक्स के ऊपर, 0 इंडेक्स पे भी कुछ होगा, ठीक है। तो उस इंडेक्स के फिल्टर को हम निकाल रहे हैं, उसका जी उसका लॉस हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। लॉस कैलकुलेट करने के बाद मैं आगे आ जाता हूँ, समरी हम देख चुके हैं, VGG16 है, ये पता है हमें। अच्छा, अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट डिसेंट जो हमारा ऑप्टिमाइज़र होता है वो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि ग्रेडियंट सेट करो लॉ। अच्छा देखिए, आपको याद है ना कि डेरिवेटिव जब लेते हैं किसी की बेस पे लेते हैं, ठीक है, एक के पर्सपेक्टिव से दूसरे का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, याद है ना, dy/dx, यस सर, ठीक है।
कैलकुलस के अंदर एक्स और वाई इनपुट्स दोनों होंगी तो बिल्कुल। तो हम एक के पर्सपेक्टिव से दूसरे का डेरिवेटिव यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा, अब जब आप डेरिवेटिव निकाल लें तो आपने किसके जो पहले वाली वैल्यू देते हैं ना, तो लॉस के ऊपर आप डेरिवेटिव यानी लॉस की बेस के ऊपर डेरिवेटिव किसका निकाल, इनपुट आपकी तस्वीर का। असल में ये जो लॉस है, ये लॉस क्या है, ये आपका फिल्टर है ना। यस, लॉस क्या है अभी, फिल्टर है ना। तो मैं फिल्टर की बेस के ऊपर तस्वीर का क्या निकाल रहा हूँ, यानी आपकी पूरी इनपुट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। अच्छा, स्लोप निकाल लो। अच्छा, मेरी यानी सबसे ज़्यादा यानी क्या होगी, स्लोप सबसे ज़्यादा यानी इसकी वैल्यू, लॉस की, फिल्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो इफेक्ट करेगी वो कब होगी, जब डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे लो होगा, जीरो होगा, नियर टू जीरो होगा। ठीक है, 100% जीरो नहीं होगा, तो नियर टू जीरो। अच्छा, जब मैं यानी फ्लॉप निकालता हूँ ना, तो वो वैल्यू यानी बहुत ज़्यादा छोटी वगैरह होती है, तो उस वजह से वो डायरेक्टली पहले या दूसरे पॉक पे ही यानी या पहले उसके ऊपर आइट्रेशन के ऊपर ही वो जीरो के पास पहुँच जाती है। तो उसके बाद उसकी यानी इंक्रीमेंट नहीं होता, इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो इसलिए एक मैंने बहुत छोटा सा फैक्टर, ठीक है, एक वैल्यू अपने पास से ऐड कर दी कि यार इतना यानी माइनस, ताकि वो जीरो के एकदम नियरेस्ट ना जाए, तो वो लर्निंग रेट लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इम्प्रूव करे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट निकालते हुए डेरिवेटिव यानी आपने उसके ऊपर कैलकुलेट किया है। ये यहाँ पे आपका फंक्शन अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, जो नेक्स्ट आपका है आइट्रेट। यहाँ से ये फंक्शन है कैरिज फंक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आइट्रेशन में जैसे चलाऊँ, देखें आइट्रेशन मैंने नीचे चलाया है, ये रहा, ये आपको क्या क्या रिटर्न करेगा, ग्रेडियंट वैल्यू और ग्रेडियंट के लॉस वैल्यू, ये दो चीज़ आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखें आपने क्या क्या बताया हुआ है, आप फंक्शन में देख सकते हैं। फंक्शन में ये दो चीज़ें आपसे लेगा, पहले इनपुट इमेज लेगा और रिटर्न क्या क्या करेगा आपको, लॉस वैल्यू और डेरिवेटिव जो भी आपका यानी स्लोप है, ग्रेडियंट डिसेंट का। तो ये दो चीज़ें आपको रिटर्न करेगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक रैंडम तस्वीर खुद बना रहा हूँ। ये तस्वीर यानी मौजूद नहीं है, मैं अपनी तस्वीर खुद बना रहा हूँ। 150 बाय 150 RGB मोड की है। आपको ये चीज़ पता है, अगर जीरो होती तो तस्वीर क्या होती, ब्लैक होती, और अगर 1 की तरह या 255 की तरफ होती तो तस्वीर क्या होती, वाइट। तो मैंने क्या किया, मैंने 150 बाय 150 की RGB तस्वीर जनरेट करवाई है, और मुझे ये चीज़ पता है कि एवरेज हमारे पास क्या है, 150। ठीक है, 150 है ना एवरेज दोस्तों। यस सर, एवरेज क्या मतलब, एवरेज मैंने ले लिया। तो मैं कह रहा हूँ उसमें 20 क्या कर देना, ऐड कर देना, तो आपके जो नंबर होंगे वो एवरेज नंबर, ताकि यानी वो पिक्सेल्स वाज़ेह तौर पे नजर आए, वरना तो ब्लैक और वाइट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये स्टेप साइज आपको पता है। आपने क्या किया है, रेंज जनरेट की 40 दफ़ा, यानी इस फिल्टर का यानी डेरिवेटिव या इटरेशन वगैरह निकाल के आपने इस तस्वीर को चेंज करना है। ठीक है, तो कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी है, यह हर दफ़ा चेंज करते हुए आपको बताएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने इसको वापसी, असल में आपकी तस्वीर ना क्या, जैसे आपकी तस्वीर जाती है वो कन्वर्ट होती है स्टैंडर्ड डेविएशन में, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और मैं उस स्टैंडर्ड डेविएशन से वापसी उसको RGB में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये वाला जो फंक्शन है डी प्रोसेस इमेज, तो डी प्रोसेस इमेज क्या करेगा दोस्तों, आपकी उस तस्वीर को जो भी आपने उसको क्या किया हुआ था, नॉर्मलाइज किया हुआ था, इसको वापसी डी नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, ये आपकी इमेज बनी है। इस इमेज को मैं ज़रा चेक करता हूँ कि क्या आ रही है। ये चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। चैप्टर 5 को हमने रिवाइज किया है। तो इसका मतलब है मैंने क्या किया है, किसी भी एक फ़िल्टर, अभी मैंने क्या किया है, किसी भी एक फ़िल्टर की मैक्सिमम जो आउटपुट मुझे मिलेगी, ठीक है, वो कौन से यानी फ़िल्टर पे मिलेगी, कौन सी तस्वीर पे मिलेगी, तस्वीर पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो ये फ़िल्टर की वैल्यू आपको यानी नज़र आ रही है। तो ये जो फ़िल्टर है ना, उस तस्वीर के ऊपर जो मैंने अभी डमी जनरेट की है, उसके ऊपर सबसे अच्छे यानी रिज़ल्ट, ये टेम्परेचर या यानी ये मैं वैल्यूज़ दूंगा तो सबसे अच्छी वैल्यू आएंगी। ये चीज़ समझ आई। डीप ड्रीम में क्या होता है, डीप ड्रीम में हर लेयर के ऊपर जितने फ़िल्टर हैं उन सारे फ़िल्टर को लर्न करवा दो, मैक्सिमम वाली, जो मैक्सिमम एक फ़िल्टर की वैल्यू निकाली ना अभी, वहाँ पे कितने होंगे, जितने फ़िल्टर,
यहाँ पे एक फिल्टर है, वहां पे मैं क्या कह रहा हूँ, जितने फिल्टर जितने फिल्टर हैं। अच्छा, अगर मैं किसी और फिल्टर की वैल्यू को यहाँ पे विजुअलाइज करवाना चाहूँ, जैसे कि कॉन 5 वाले को ले लेते हैं, ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हम कर सकते हैं। सर इससे कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज नहीं हो जाएगी? कंप्यूटेशनल पावर लेयर चेंज करने पे? नहीं सर, इसमें डीप ड्रीम में तो हर उससे वो हर चीज लर्न कर रहा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मुबशिर, ऐसा जाहिर बात है होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होगा। उसकी तो ये वजह सर तो ओवर फिटिंग की तरफ नहीं जाएगा फिर? और ओवर फिटिंग की तरफ नहीं, ओवर फिटिंग की तरफ क्यों जाएगा सर? हर चीज लर्न करना स्टार्ट कर देगा ना ये? नहीं, हर चीज लर्न नहीं कर रहा। हर फिल्टर की मैक्सिमम कहाँ पे यानी इफेक्ट करता है वो फिल्टर उठा लो ना, वो बहुत सारे चीजें फिल्टर, ठीक है, वो सारे उठा लो। अब सारों में से मैं उनको मर्ज करके एक साथ कहीं पे भी लगा दूं, ठीक है, तो डीप ड्रीम वो एक नई तस्वीर आती है, उस उन जो फिल्टर लर्न किए हुए तो उनको मैप कर लेता है। ये देखें, ये लास्ट लेयर के उस पर लर्न किया है, मैक्स उसके ऊपर ये वैल्यू अलग अलग फिल्टर। सॉरी कामरान, एक्सक्यूज मी सर, सर मैक्स वैल्यू से क्या मतलब है फिल्टर की? मैक्स वैल्यू देखें, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आपको मैंने एक तस्वीर दी, ठीक है, मैं कैसे आपको समझाऊं, एक मिनट। जैसे सर किसी एक पर्सन की पिक्चर होती है, जैसे हम फोटो फेस का जो पार्ट होता है सर वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप इसकी नंपाई एरे में चेक करेंगे ना, तो उधर पिक्सल सर रेट ज्यादा होगा, हाई होगा, उसमें से सर वो पोर्शन उठा लेता है। ये देखें सर, आई वगैरह हो गया, नोज वगैरह, सर ये जो पोर्शन होता है ना उसकी वैल्यू उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बात बिल्कुल, क्योंकि वैसे पूरी पिक्चर देखा जाए तो सर बैकग्राउंड भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट बात है। सर अगर कलर के हिसाब से देखा जाए, जैसे हम फिल्टर्स यूज करते हैं एप्लीकेशन मोबाइल में, जैसे फिल्टर्स यूज करते हैं तो उसमें हम जब वो ह्यू सैचुरेशन चेंज करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास ना फिल्टर की वैल्यूज होती है, ठीक है, जैसे ये फिल्टर की वैल्यू, इस फिल्टर की वैल्यू को जब मैंने अप्लाई किया इस तस्वीर के ऊपर, तो पहले फिल्टर की वैल्यू मैंने ये रखी थी, उसके ऊपर इसने एक नई तरह की तस्वीर बना के दी, लाइक इस तरह की, जैसे कि ऊपर आ रही थी ये, चलें इसमें देख लें, ये सबसे अच्छी हम कह सकते हैं। ओपन न्यू टैब, ठीक है, देखिए ये फिल्टर की वैल्यू थी पहले फिल्टर की, तो इसके ऊपर यानी इसके रिजल्ट ये आ रहे हैं। दूसरे फिल्टर की वैल्यू चेंज की तो ये आ रही है, तीसरे पे की तो ये आ रही है, चौथे पे की, तो इसने कहा कि मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट कौन से वाले फिल्टर है, मैक्सिमम जो लॉस कम हो रहा है ये फिल्टर रखने से हो रहा है। यानी आपकी जो भी हिरन वगैरह उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डियर जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये फिल्टर की वैल्यू सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो उस फिल्टर को हमने विजुअलाइज करवा दिया। अब ये बात समझ आई? तो इतने सारे उसने फिल्टर यहाँ पे अप्लाई किए होंगे, पहले ये वाली वैल्यू, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसने हजारों वैल्यू चेंज की होंगी। 128 समथिंग आपके पास फिल्टर्स की वैल्यू होती है यूनिक, या उससे आई थिंक ज़्यादा है, तो वो देख लीजिएगा। तो उनमें से यानी वैल्यू ना ये इस तरह -8 इस तरह करते हुए चेंज करते हैं। तो मुझे पता चला कि कौन सी वैल्यू सबसे बेस्ट है, तो उसने कहा सबसे वैल्यू बेस्ट जो है पहले फिल्टर के ऊपर वो ये। तो सर इससे नेक्स्ट वाली क्यों नहीं है, शार्पन जिसके सामने लिखा हुआ है, कलर की वजह से? लॉस कैलकुलेट करेंगे ना, डेरिवेटिव ग्रेडियंट, सही, हाँ, लॉस के हिसाब से, ठीक है। तो लॉस की बेस के ऊपर मुझे पता चलेगा कि किसके ऊपर लॉस सबसे कम आ रहा है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कम आएगा तो मैं कहूँगा ये सबसे बेस्ट फिल्टर है, तो इसको यानी क्लास आइडेंटिफाई करने में सबसे आसानी होगी, ठीक है, सही। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक लास्ट हम डिस्कस करते हैं। ओके, क्लास एक्टिवेशन हीट मैप, क्लास एक्टिवेशन हीट मैप जिसे हम कैम्प भी कहते हैं, और ये क्या करता है, हमें तस्वीर में वो पिक्सल बताता है जिसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैट है या डॉग। तो उस तस्वीर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक्सल्स कौन से हैं ये हमें यहाँ पे बताएंगे। कौन बताएगा? कैम्प। तो कैम्प हमारे पास एक टेक्निक है, उसके ज़रिए हम उन पिक्सल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी एक तस्वीर वगैरह लेके, मैं देखिए कुछ नहीं कर रहा, मैंने मॉडल को लोड किया VGG16, ठीक है, टेंसरफ्लो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह है,
VGG16 से आपने डिकोडर वगैरह इस्तेमाल किया है। आपकी एक तस्वीर मैं अपलोड यहाँ करता हूँ, कोई सी भी एक तस्वीर हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक तस्वीर लाइक ए नाम की मैंने बनाई हुई है, इससे नीचे ठीक है, ये हमने अपलोड कर दी, तस्वीर आ चुकी है। अच्छा, VGG16 वैसे मैंने लोड किया हुआ, मैं दोबारा से लोड कर लेता हूँ क्या जा रहा है, ठीक है। इस तस्वीर को हम चलाते हैं, ये कोड मैं नहीं बता रहा, ये सारा कोड आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 5 का कोड है, ठीक है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, उस तस्वीर को हम यहाँ पे प्रेडिक्ट वगैरह भी करवाएंगे। टॉप 3 निकाल लें तो ये एलिफेंट वगैरह किसके अंदर ज़्यादा मिल रहा है ये हमें बता देगा। तो मुझे पता चला कि ये अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर ज़्यादा मिल रहा है, तो अफ्रीकन एलिफेंट की जो फ़िल्टर उसकी लेयर उसकी क्लास थी, उस क्लास को उठाया और कौन सी वाली लेयर के ऊपर हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कॉन5 के ऊपर, उसकी समरी अभी हमने देखी थी ना, ठीक है। तो किसी भी उसके ऊपर हम देख सकते हैं। बाकी ये वही वाला काम हो रहा है, आपने अपना लॉस फंक्शन बनाया, ठीक है, ग्रेडियंट एसेंट वगैरह को इस्तेमाल करते हुए, और किस फिल्टर पे क्या वो चीज़ आ रही है, हीट मैप ये जनरेट हुआ। अच्छा, अब देखिए हीट मैप अभी यहाँ समझ नहीं आ रहा, हम इस हीट मैप को उस तस्वीर के ऊपर सेव करवा के चेक कर लेते। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तस्वीर आ जाएगी एलिफेंट के नाम से, ये आ गई। यस सर, एक दफ़ा चलाएं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ, हाथी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पिक्सेल्स हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी आपकी हीट सबसे ज़्यादा होगी, कलर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो कौन सी वाली? रेड। रेड। तो इसका मतलब और है ये ज़्यादा जो इसको आइडेंटिफाई किया, इसका कान जो है, कान बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो एलिफेंट को क्लासिफाइड करते हैं उसके कान को देख के करते हैं, ठीक है, ये बात समझ आई? सिस्टम ने इस तरह मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है सर। जी जी, हम यानी इस पिक्चर को, इंसान भी अगर इसको देख के आइडेंटिफाई करेगा तो इंसान वो सारी चीज़ें देखेगा, उसका चेहरा वगैरह के एलिफेंट है, लेकिन ये किस तरह यानी अफ्रीकन एलिफेंट है वो उसके कान को देखते हुए बताता है। सही, ठीक है, तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो कि डीप ड्रीम को समझने के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डीप ड्रीम को इंशाल्लाह ताला हम लेके चलेंगे और आपको भी डीप ड्रीम को एक नज़र देखना। सबसे पहले तो ये जो टास्क आपको मैं दूँ ना, ये लाजमी करनी है, म्यूज़िक लाजमी जनरेट करवाना है। आपने टेक्स्ट तो जनरेट करवाना सीख लिया, बहुत ही आसान है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप अभी टेक्स्ट जनरेट करवाएं, ठीक है। उसकी वजह ये है, एक दफ़ा एक कोड आप चला लें, मैं आपको ना ये जुपिटर नोटबुक देता हूँ, चैट के ऊपर सब है ना, मैं चैट के ऊपर आपको देता हूँ ताकि ये कोड आप सब चला सकें, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, सर मैंने वो जो पहले वाला रन किया वो अभी तक सर चल रहा है। रोक देना, क्या जा रहा है सर? बस अभी 50 फोक हो गए, 10 रह गए हैं बस। उसका हल बताऊं? उसका हल ये है, कॉग्निटिव यानी कंट्रोल शिफ्ट एन से एक और वो कॉल ऐप खोलो, उससे दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाओ, ठीक है, और पाकिस्तानी वाला काम कर दो। क्या जा रहा है सर? ये ना हो ये इधर ही रुक जाए, इसलिए सर मैं रुका हूँ। नहीं रुकेगा ना, वो एक अलग सेशन में यहाँ खुल जाता है, सेंड फाइल कंप्यूटर। अच्छा सर, वो लास्ट लेक्चर वाला क्लास वाला को डिस्कस कर सकते हैं अभी? लास्ट वाला क्लास सर, लास्ट में एक पॉइंट रह गया था, आपने कहा था ये करना है, लोड करना है ना, वो लोड करने वाला आप लोग करेंगे सर। वो लोड में जितनी R&D की है ना सर मैंने, वो पिकल यूज कर रहे हैं सर, उसकी जो लाइब्रेरी है सही है, तो पिकल के जरिए उसमें स्टोर वो सेव करते हैं मॉडल को, उसका सर सिंटैक्स थोड़ा सा उन्होंने वो फिर पिकल देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। वो जगहों पे सर मैंने R&D की है, जितनी भी देखा है यूट्यूब पे या गूगल पे, वो ज्यादातर पिकल, ज्यादा नहीं मैक्सिमम सर 95% पिकल यूज कर रही है। वजह सब नहीं है सर, पिकल फास्ट होता है, ये हो सकता है सर। और वो डायरेक्ट ये ना HDF5 ये नहीं यूज कर रहे सर। नहीं पिकल फास्ट होता है, तो पिकल के ऊपर अपलोड कर दो, कुछ भी नहीं जा रहा। अच्छा देखिए, चैट के ऊपर मैंने आप लोग के साथ ये जुपिटर नोटबुक शेयर की, ये दूसरी वाली भी मैं डाउनलोड कर दूँ।
चैप्टर 8.1 पहली वाली जो कॉपी वाली ना, इसको आप लोग लैब के ऊपर पुश कर लें, अपलोड कर लें अपने पास और ये कोड चलाएं। उसमें कोई भी मुश्किल हो, मैं यहाँ पे उसको खोल लेता हूँ ताकि आप मुझसे पूछ भी सकें। ठीक है, ये हमने खोल दिया। सिर्फ 5 मिनट आपको मैं दूँ, 5 मिनट तो कम होगा, 10 मिनट। कितना टाइम चाहिए दोस्तों? तो बस अभी कर रहे हैं तो ओपन हो जाएगी जल्दी इंशाल्लाह। वैसे कोड ही चलाना है तो मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं। कुछ चेंजिंग करके देखिएगा, ठीक है? फिर शॉर्ट वगैरह चेंज कर लिएगा। इपॉक 10 है, इपॉक बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कॉपी चैप्टर 8 वो करना ओपन। सर ये किधर आपने भेजा है, किधर से कॉपी करना है? चैट के ऊपर है ना, पुश चैट से इसको डाउनलोड कर लें। वो उस पे फाइल पे क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। फाइल पे क्लिक करेंगे। सर वैसे उसी वो फ्लास्क वाला काम सेम जेंगो पे भी कर सकते हैं ना हम? बिल्कुल, किसी में भी कर सकते हैं। क्योंकि सर वो कंपैरिजन चेक किया, उन्होंने यही बोला कि जेंगो वो लार्ज उसके लिए है, ये है मिनी सर्विसेज के लिए फ्लास्क। यार कहते हैं कि मिनी उसके लिए, लेकिन ये पूरा यानी कंप्लीट आपका फ्रेमवर्क। ये सर है तो कंप्लीट, तो जेंगो बोलते इससे बड़ा है। वो एमवीसी बेस है ना, प्योर। सर आई थिंक इसमें एमवीटी सर कॉन्सेप्ट, एमवीसी नहीं है सर। पाइथन में ना एमवीटी कॉन्सेप्ट चलता है, एमवीसी वाला नहीं है सर। मॉडल कंट्रोलर नहीं होता वो। एमवीटी टी से सर नहीं समझ रहा क्या बनाया इन्होंने, वो कॉन्सेप्ट है सर इसमें जेंगो में। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन क्या करना है करेंगे एमवीसी जो होता है, ये मतलब थोड़ा सा समझाएं सर। एक मिनट पहले इसको आप कर लें, मैं कुछ देख रहा हूँ। एक मिनट बच्चा। सर इसमें चेंजेस क्या करनी है, कुछ करना है चेंज या बस सिर्फ रन करने को? इसमें थ्रेशोल्ड वगैरह चेंज करके देख लें। LSTM की जगह GRU को इस्तेमाल करके देख लें। LSTM लेयर होती है ना, GRU भी होती है, वो भी इसका सिंपल यानी वर्जन है LSTM के लिए। करके देख लें उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सर लिंक दोबारा शेयर कर दें चैट में। हाँ, लिंक नहीं है, पूरी की पूरी फाइल है। मैं एक मिनट दोबारा शेयर कर देता हूँ। शो नहीं हो रही क्या? नो सर नहीं नहीं हो रही। सर, रन कर दें इसको, डाउनलोड कर लीजिए। एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है, कर दी मैंने, दोबारा चेक करें। अच्छा सर,
जी आपने सर दो चीजें और बोली थी कि रस्ट और टाइप स्क्रिप्ट सर ये भी यूज होंगी सर। ये अभी इसी क्वार्टर में इसी के साथ ही वो नेक्स्ट के लिए? नहीं, वो हम बूट कैंप में करवाएंगे, अच्छा बूट कैंप के इसका पार्ट लिए। नहीं है। ठीक ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन कुछ कर रहा था? सर एमवीसी का थोड़ा सा आइडिया दे दें। ओके, कोई जवाब देना चाहेगा एमवीसी के बारे में? यस सर। जी बिल्कुल। मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर होता है। इसमें व्यू में हम अपने जो फ्रंट एंड की चीज़ें होती हैं जिस तरह HTML वगैरह या बाकी एसेट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और कंट्रोलर एक बाइंडिंग का काम करता है। मॉडल जो है इसमें आपकी बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक रन होती है जिसमें डेटाबेस से इंटरेक्शन वगैरह होती है। तो कंट्रोलर राउट्स वगैरह मैनेज करता है, और इस तरह से आर्किटेक्चर बनता है कि आपके 3 लेयर्स सिस्टम होता है। इसमें फ्रंट एंड का सारा कोड आपका व्यू से एग्जीक्यूट होता है, और जो उसमें डेटा पास करते हैं वो कंट्रोलर सेंड करते हैं। तो ये हम क्यों यूज करते हैं? ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न की वजह से यूज़ करते हैं कि इसमें आपका जो अगर डिफरेंट टीम वर्क हो रहा है तो फ्रंट एंड के लोग फ्रंट एंड पे काम कर लेते हैं, जो कि व्यू के अलग फाइल्स होती हैं। जो डेटाबेस की लॉजिक डेवलप कर रहे हैं वो मॉडल पे काम कर लेते हैं, और इसी तरह जो कंट्रोलर राउट्स का काम कर रहे हैं वो आपके कंट्रोलर वाले सेक्शन पे काम कर लेते हैं। तो इस तरह सबका कंसर्न डिफरेंट फाइल्स पे होता है, तो कोई एक फाइल ओपन करके सब काम नहीं करते। तो इस वजह से डेवलपमेंट में ईजी होती है, टीम वर्क मैनेज करना ईजी होता है। ये सारा का सारा एक फ्रेमवर्क ही हमें देते हैं? ये तो आपका आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि आप खुद बनाते हैं ये। बाकी फ्रेमवर्क कोई भी आगे यूज़ कर लें कि इट्स डिपेंड अपॉन यू। ये फ्लास्क वगैरह भी यही लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहा होता है? नहीं, ये और चीज है। फ्लास्क का मुझे आइडिया नहीं, मैं नॉर्मल एमवीसी आर्किटेक्चर की बात कर रहा। से तो लेकिन एमवीसी जो है ये बेसिकली ये वेबसाइट्स के लिए यूज नहीं होती, जितना मुझे मतलब हल्का फुल्का सा आइडिया है। वो उसी के लिए होती है, भाई ने इसमें सही बताया है। ये स्ट्रक्चर होता है ना मुख्तलिफ लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी सर को बोला कि पाइथन जो है अगर इसमें हम करें फॉर एग्जांपल जेंगो यूज करें तो उसमें एमवीसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें एमवीटी का कॉन्सेप्ट है। उसमें न्यू वर्ड एक टी आ जाता है। इतना काम नहीं किया मैंने, लेकिन वो थोड़ी सी रिसर्च की थी, उस वक्त मुझे पता चला था। ये हर एक का अपना होता है स्ट्रक्चर, लेकिन मैक्सिमम जो दूसरी लैंग्वेज जितनी भी अगर आप यूज करेंगे वो एमवीसी पे ही चलती हैं ज्यादातर, लेकिन ये सिर्फ पाइथन नहीं देती, ये एमवीटी पे काम करती है। तो मतलब मैंने हम आपको फ्लास्क के जरिए तीनों कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एम, वी और सी या एमवीपी जो है। यार देखिए, नहीं, फ्लास्क जो है ना वो आपका माइक्रो फ्रेमवर्क है, और इसके अंदर एक ही प्लेस से आप सारे काम कर सकते हैं, और एमवीसी स्ट्रक्चर पे भी काम करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप एमवीसी या एमवीडी स्पेसिफिक होके काम करें, जबकि जेंगो जो है ना वो एमवीडी या एमवीसी के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आपको कंट्रोलर्स अलग बनाना पड़ेंगे जो आपके राउट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या आपकी बिजनेस लॉजिक है। अच्छा, मॉडल आपके अलग बनेंगे जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं, डेटाबेस की क्यूरीज हैं, जो डेटा सेलेक्ट करना है, और इसी तरह जो फ्रंट एंड का जितना भी डेटा है वो आपको अलग एक सेपरेट यानी डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर में बनाना पड़ेगा। तो बस ये छोटा सा फ़र्क है कि वहाँ आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि इसी तरह इसी आर्किटेक्चर पे आपको काम करना है, आपका सारा का सारा काम मैनेजेबल होता है, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होती। जबकि फ्लास्क में आप चाहें तो मैनेज करके काम करें, चाहें तो आप बिना मैनेज करें, आप छोटी छोटी चीज़ें आपको बनानी है, फटाफट बनाएं और उसको डिप्लॉय करें। अच्छा, मैंने आपको ना एक वी ट्रांसफ़र का भी लिंक शेयर किया है, तो जिन्हें यानी ये डेटा रिसीव नहीं हो रहा था तो वी ट्रांसफ़र के ज़रिए दोनों के दोनों जुपिटर नोटबुक आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, अच्छा इसको हम आपने ये प्रैक्टिस कर ली। अब हम क्या नाम है रऊफ़ को कहेंगे कि रऊफ़ हमें जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं थोड़ी सी हमें बताएं। रऊफ़ आप मौजूद हैं? ठीक आसिम भाई। ठीक है रऊफ़, ओवर टू यू, आप देख लें जो चीज़ें आपको थ्योरी वगैरह बतानी है। अच्छा बच्चों को क्वेश्चन है कोई? सर ये एक दफा अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। रिवाइज तो कर दे सर, जो हमने वालेकुम अस्सलाम। जनरेट की है पैराग्राफ स्टोरी जनरेट की है। जी दोबारा बताएं। सर ये जो अभी हमने स्टोरीज जनरेट की है ना सर, ये एक दफा रिव्यू मतलब ओवरव्यू इसका दे दें कंप्लीट। जी कासिम भाई कोई दे दें इनको एक दफा ओवरव्यू स्टोरी का थोड़ा सा, फिर उसको कर लेते हैं। यार ये तो बहुत ही आसान हमने कॉन्सेप्ट पर काम किया है। ठीक है, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि किया क्या है हमने। सबसे पहले तो मुझे डेटा दोबारा ही खोलना पड़ेगा। अच्छा, हमने एक डमी टैक्स लिया है जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसको हमने अपने मुताबिक सेट करना है। तो कोई भी एक लेंथ सेट कर लें कि भाई इतने कैरेक्टर होंगे इनपुट, और उससे आगे आने वाला जो एक कैरेक्टर होगा वो आपका होगा आउटपुट। ठीक है, तो एक्स और वाई। तो इस तरह आपने स्ट्राइक 3 के ऊपर यानी चला के आपने 60 की लेंथ का एक इनपुट लिया, और उससे आगे वाला जो भी लेटर होगा वो आपका होगा आउटपुट। उसको फिर 1 हॉट इन कोड के अंदर आपने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आपने उसको 1 हॉट इन कोड में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद मॉडल को आपने जस्ट ट्रेन किया LSTM के जरिए। LSTM में कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये लूप चलाया है, ट्रेनिंग हुई है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आपने कहा है 400 दफ़ा प्रेडिक्शन करवाओ, तो हर आने वाला जो नया करेक्टर है वो आपका इनपुट बन के आपके उसमें जाता रहे। तो आपने 400 करेक्टर और थ्रेशोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे रखा है 50%। तो 50% का मतलब है उसमें रैंडमनेस भी होगी, प्रोबेबिलिटी दोनों शामिल होंगी। तो 50% 400 करेक्टर यहाँ पर जनरेट करवाओ, तो वही आपके यानी सैम्पल्स में यानी वो जाते हैं, वो जनरेट करवा रहा है, प्रिडिक्ट करवाते जा रहा है। तो हर बार एक दफ़ा प्रिडिक्ट होता है, नेक्स्ट आपके यानी इनपुट के अंदर उसको हम ऐड करते जाते हैं, तो वो लूप चलता जा रहा है। इसने पूरी की पूरी कहानी करेक्टर जनरेट करवा दी। लेकिन कुछ करेक्टर आपने दिए थे, ये आपका इनपुट था फर्स्ट टाइम का, और उसके बाद आगे के जो एक एक करेक्टर ये जनरेट करवाता जा रहा है, ये आपका इस पार्ट से हो रहा है, इस लूप से हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी टास्क थी बस। तो इसको यानी थोड़ा सा आप और वीडियो में दोबारा से यानी इसको रिपीट करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ है। अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे अगर चीज़ें समझ ना आई। ठीक है जी रऊफ, ओवर टू यू।